बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारी आवाज़ में थोड़ा ज़्यादा दम है क्योंकि मार्केट में शानदार रैली है। निफ्टी में 300 पॉइंट की रैली और अब हम 26,200 की दहलीज पर वापस और नई सीरीज़ का पहला दिन ऑल टाइम हाई के करीब एक बार फिर से मार्केट। और देखिए क्या चौतरफा रैली है, आज कोई कंप्लेन नहीं है। निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, निफ्टी IT, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी 1% से ऊपर। 3:1 का एडवांस डिक्लाइन, हर गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर। और आज फीलिंग है कि आज वो 2 बजे से 3:30 बजे वाला मामला जो है वो शायद ना हो और होपफुली आज हम डे हाई के करीब बंद होंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। विरोध श्रेया भी रहेंगे मेरे साथ। आप दोनों गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिसंबर सीरीज में बुल्स की धमाकेदार शुरुआत। RBI और US फेड की तरफ से दरों में कटौती की उम्मीद ने भरा जोश। निफ्टी 300 पॉइंट की तेजी के साथ लाइफ टाइम हाई की ओर। बैंक निफ्टी भी 650 पॉइंट उछलकर नए लाइफ हाई पर। PSU बैंक्स में जबरदस्त जोश। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार खरीदारी। बाजार में हर तरफ हरियाली। मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल मार्केट शेयरों में सबसे ज्यादा रफ्तार। तीनों इंडस्ट्रीज करीब 1% मजबूत। एनर्जी, फार्मा और से लेकर IT जैसे तमाम शेयरों में भी आज खरीदारी का। आज EMS शेयरों में भरपूर जोश। PG इलेक्ट्रोप्लास करीब 5% बढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही केन्सटेक, डिक्सन और अंबर एंटरप्राइजेस में भी अच्छी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर चमका। साथ ही HPCL, ज़ेरस लाइफ, NCC में मजबूती का। वहीं स्पॉटलाइट श्रीराम फाइनेंस और SBI कार्ड्स नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। उधर ChatGPT शेयर, GMR एयरपोर्ट्स, IIFL फाइनेंस भी तेजी में। PM मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक जारी। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 7,300 करोड़ रुपए के इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी संभव। पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का है लक्ष्य। CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर। एम्स पर रिकॉर्ड तेजी जारी। शेयर करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गिनर्स में हुआ शुमार। भाव पहली बार निकला 10,200 के पार। गोल्ड सिल्वर में तेजी और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने के फैक्टर से मिल रहा है सपोर्ट। टेस्ट मैच में भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार। गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका की टीम ने 408 रनों से हराया। 2-0 से सीरीज अपने नाम की। कल का ना प्राइस एक्शन बुरा नहीं था, मतलब क्लोज निफ्टी की खराब थी लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन बुरा नहीं था। वो एक्सपायरी का प्ले था, उसका रीजन बताता हूं मैं। आप कल का मिड कैप एक्शन देखिए और कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए। कल मिड कैप पूरे दिन ग्रीन में रहा। पूरे दिन जो एडवांसेस थे वो डिक्लाइन से ऊपर ही रहे और एंड में भी होते होते भले ही 30 स्टॉक्स से ही सही लेकिन एडवांस डिक्लाइन आपके लिए पॉजिटिव ही था। निफ्टी भी अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। जब तक हम 25,800 को होल्ड कर रहे हैं तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। आई थिंक हमारा व्यू भी बहुत सिंपल रहा है कि 25,800 के ऊपर जब तक आप हैं, मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। 59,500 से 60,000 के बड़े टारगेट अभी भी इंटैक्ट हैं। और बैंक निफ्टी में RBI की पॉलिसी से पहले बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। जैसी गिरावट आएगी कोई ना कोई बाय करने के लिए आ जाएगा क्योंकि एक पॉलिसी का एक प्ले रहेगा और आप मान के चलिए कि इस बार पॉलिसी में रेट कट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया और अब वो हमारा वो जो सेकंड टारगेट था 59,500 वो स्ट्राइक होता हुआ बस वो 60,000 का एक लास्ट टारगेट बचा है बड़े टारगेट्स में। बाजार की इस समय सबसे बड़ी थीम क्या है? सबसे बड़ी थीम है रेट कट। 3 सेक्टर्स कल भी स्ट्रांग रहे। एक बार आप देखिए मेटल्स, एक बार आप देखिए फाइनेंस और एक बार आप देखिए PSU बैंक। जो आज हम चर्चा कर रहे थे ना कि 3 स्पेसेस पर अब मैं नज़र रखने वाला हूँ यहाँ पर, वो होंगे मेटल्स, NBFCs और PSU बैंक्स, क्योंकि ये पूरी की पूरी रैली जो आप देख रहे हैं अभी रेट कट एक्सपेक्टेशन वाली रैली। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और
क्लियरली एक शानदार रैली मार्केट में और निफ्टी फिर से अब ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब और ये 26,200 के कस्ब तक गए हम। अभी भी वहीं पर हैं मोर और लेस। बैंक निफ्टी ने भी आज 59,500 का हमारा जो दूसरा बड़ा टारगेट था वो हिट किया और इनफैक्ट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं अभी तक हम। अब 60,000 का वो थर्ड टारगेट बाकी है, होपफुली वो भी जल्दी आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी तूफानी तेज़ी है और एडवांस डिक्लाइन देखिए आप 3:1, मतलब ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एडवांस डिक्लाइन है। इससे बेटर एडवांस डिक्लाइन हो नहीं सकता। इससे बेटर हो तो वो थोड़ा सा डरने वाला एडवांस डिक्लाइन होता है, लेकिन 3:1 का एडवांस डिक्लाइन एक बार दिखा दीजिए ज़रा स्क्रीन पर। और वो पैरेलल लाइन की तरह चला आज पूरे दिन, रेलवे लाइन की तरह, जो एक बेस्ट टेक्सचर होता है मार्केट का। लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन श्रेया वीरू, दिन बहुत शानदार है मार्केट के लिए। बिल्कुल, दिन बहुत शानदार और मन गदगद हो रहा है और इसलिए आवाज़ में भी जोश नजर आएगी आपको। हालांकि आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जिस तरीके से मार्केट ने आज रैली दिखाई है। चौतरफा खरीदारी, 4 लाख करोड़ की जो रैली है मार्केट में, इसके पीछे के कारण मैं समझूं तो क्या आपकी ग्रीन जैकेट, ग्रीन शर्ट, ग्रीन टाई एंड पॉकेट स्क्वायर भी ग्रीन है। बिल्कुल सब ग्रीन, मार्केट के मूड मॉल से मैच करता हुआ। आज सुबह नहीं, मैं और आशिफ बात कर रहे थे, मैं कहा कि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना लास्ट 3 दिन की, जो लास्ट 2 बजे का मूव है, तो इसके लिए मैंने आज अपने ड्रेसमैन को बोला मुझे सब कुछ ग्रीन में चाहिए, शर्ट, टाई, जैकेट और पॉकेट स्क्वायर। मैंने कहा सब ग्रीन दो, एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है वैसे ग्रीन ऑन ग्रीन का, वो चलता है। श्रेया, जोक्स असाइड, असली बात पर आते हैं। तो देखिए, हमने सुबह भी एक बात की थी कि कल का प्राइस एक्शन ठीक ठाक था, वो सिर्फ एक्सपायरी से रिलेटेड था, उस पर मैं कुछ थोड़ा और बात भी करूंगा। जब तक ब्रेड ठीक है ना, तब तक बाजार ठीक है। मुझे इंडेक्स कभी 100-200 पॉइंट गिर जाए उससे तकलीफ नहीं होती, मुझे तकलीफ होती है जब 1:4, 1:5 के एडवांस डिक्लाइन होते हैं। जब तक आप 1:1, 1.5:1, 1.1:1, 0.8:1 तक हैं, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज की तेज़ी जो है ना, वो अक्रॉस द बोर्ड है, ब्रॉड बेस्ड तेज़ी है आज। कोई आपको, मैं देख रहा था निफ्टी में सिर्फ एक लूजर है भारतीय, वो भी सिर्फ ब्लॉक डील हो गई इसके लिए, वरना वो भी आज टॉप गेनर्स में शुमार होता है। और एक बार अगर आपने ऑल टाइम हाई अगर क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि फिर बुल्स का मोमेंटम और बढ़ेगा। लॉन्ग रहना है इस मार्केट में अब विदाउट अ डाउट, और गिरावट में खरीदारी करनी है। बाजार अब आरबीआई और यूएस फेड यहाँ से रेट कट को फैक्टर इन कर रहा है, जो हमने सुबह बात भी की थी, और यही आपको सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी बता रहे हैं। आज जिस तरीके से बैंक्स चले हैं, पीएसयू बैंक्स चले हैं, श्रेया, मेटल्स, एनबीएफसीज, तो जो रेट कट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें ज़ोरदार तेज़ी है। निफ्टी पर जहाँ तक अब अप्रोच की बात है, अब अगला रेजिस्टेंस है 25, गलती से 25 लिख दिया, इसको सॉरी, इसको प्लीज़ प्ले मत करिएगा, 26,200 से 26,300, 26,200 से 26,300 पर अब अगला रेजिस्टेंस है 26,250 से 26,300 पर, और सपोर्ट रहेगा करीब करीब 26,050 से 26,150 का। अब आपको लॉन्ग रहना, हाँ 26,250 26,300 का रेजिस्टेंस है, और 26,050 नहीं, हटा दीजिए इसको, 26,050 से 26,150 का सपोर्ट। लॉन्ग रहे और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को अब 26,000 पर ले आए बेसिकली। जो आज सुबह तक हमारा 25,800 था, अब इतनी बड़ी रैली हो गई, अब 25,800 रखने का मतलब नहीं है, अब 26,000 स्टॉप लॉस हो गया हमारा, बहुत सिंपल है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। बैंक निफ्टी में जब 58,000 पर थे तब हमने 3 टारगेट लिए थे, 59,000, 59,500 और 60,000 के। 59,000 हिट हुआ पिछले सीरीज में, 59,500 आज हिट हुआ, 60,000 मुझे लग रहा है एक्सपायरी से पहले, तो ये आपकी आरबीआई की पॉलिसी से पहले आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए उसके। लॉन्ग रहें और 59,100 का एक स्टॉप लॉस रखें। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक आज तो बूफे लगा हुआ है। बूफे लगा हुआ है, बाकी डिपेंड करता है आप क्या खाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ वो मैं स्कीम रख देता हूँ अनुज। बेटर जो ब्रेकआउट्स हैं, एक स्टॉक आपके स्कीम पे लेके आऊँगा, जरा प्लीज़ रखिएगा। अदानी पोर्ट्स, पहला स्टॉक। अदानी पोर्ट्स नवंबर में पूरे टाइम बाजार इसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहा कि ये ब्रेकआउट आएगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया। आई थिंक अबाउट 1521, बट दिस टाइम द वेरी फर्स्ट ऑफ सीरीज, दिसंबर की सीरीज़ के पहले दिन एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, नज़र रखिएगा इस स्टॉक पे। फाइनली उस क्लस्टर को पार करने की कोशिश करता हुआ, और ये सप्लाई क्लस्टर है 1510 से 1520 के बीच में। डॉक्टर साहब एक बार ओपन इंटरेस्ट रखिएगा स्क्रीन पे। ये इसकी मतलब 6 अगस्त 2024 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। स्ट्रॉन्ग बिल्डअप 7.5 लाख शेयरों का। अच्छा, निफ्टी IT 1.5% ऊपर है, हाईएस्ट लेवल सिंस 25 जुलाई 2025, वेल अबव 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरे स्क्रीन पर अभी भी बात करते करते बहुत सारे IT काउंटर्स जो है वो डी हाई पर प्रोसीड कर रहे हैं। मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर TCS को, वाइल्ड मूव, और एक डिफरेंशियल है बिटवीन निफ्टी IT एंड TCS, और वो डिफरेंशियल है करीब 125 रुपये का।
इसका 200 DMA 3300 पे है, 3173 पे ट्रेड कर रहा है। तो एक बड़ा डिफरेंशियल शायद टीसीएस तय करने को तैयार है। अच्छी शॉर्ट कवरिंग जारी है। यहाँ पे 39,500 शेयर कम हुए और ये हाईएस्ट प्राइस है सिंस जुलाई 2025। दूसरा स्टॉक में ये पकड़ूंगा और एक स्क्रिप्ट मैं लेके आता हूँ, दैट्स कैपिटल मार्केट थीम में CDSL 1628 और इस ट्रेजेक्ट्री में 23 जुलाई 2025 से अब तक परसिस्ट कर रहा है। बट फाइनली इट सीम्स, ये लग रहा है कि एक बार फिर से शॉर्ट कवरिंग का फेज यहाँ पे इमर्ज हो रहा है। 10,450 शेयर कम हुए, डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि याद रखिएगा 1650 तक सप्लाई जोन है, बट प्लेसमेंट अच्छी लग रही है। अनुज, आज एक बार फिर से दमखम दिखाया PSUs ने, पॉलिसी नज़दीक खड़ी है क्या? और मैं इनफैक्ट जब कल भाव कॉपी देख रहा था, रोलोवर्स के स्टैट्स देख रहा था, वाकई सबसे ऊपर मैंने इसको ही प्लेस किया था। अभी जब तक ये पॉलिसी ना आ जाए या फिर पॉलिसी से 1-2 दिन तक पहले तक क्या अप्रोच रखें PSU बैंक्स पे? स्टे कमिटेड। देखिए PSU बैंक सिर्फ एक जरिया है इसको प्ले करने का, लेकिन PSU बैंक काफ़ी ऑलरेडी चल चुके हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो डिप्स में बाइंग करनी है इसमें यहाँ पर, और अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो बने रहें, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए ये और बीच बीच में डिप्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, बीच में अच्छी खासी डिप आती है इंडेक्स में, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर मेरा ये मानना है कि 2 व्हीलर पॉकेट पर भी नज़र रखें, क्योंकि आप देखिए बजाज ऑटो, TVS मोटर, आयशर मोटर्स या फिर आप हीरो मोटो को आपकी तो खैर लगातार बात हुई है। देखिए किस तरीके के ट्रेंडिंग मूव्स आ रहे हैं इनमें, ट्रेंडिंग मूव आ रहे हैं इन सब में। हीरो में आज थोड़ा सा रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चल चुका था, वैसे तो है इसमें भी मूव। लेकिन PSU बैंक्स हो गए, ऑटोज़ हो गए, रियल एस्टेट हो गए। देखिए मार्केट के पास, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे ना, टेल रिस्क नहीं है मार्केट में इस समय। टेल रिस्क होता है कि क्या निफ्टी 1000 पॉइंट तो नहीं गिर जाएगा। एटलीस्ट RBI की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी से पहले वो टेल रिस्क नहीं है। तो इन दैट केस मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। बिल्कुल PSU बैंक्स कैन बी वन ऑफ द इंडेक्स टू फोकस ऑन। और चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं और शो को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सर, शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब मैं आपसे सवाल पूछ रही थी तो मैं कुछ चीज़ें देख रही थी इंडेक्स फ्यूचर्स को लेकर, FIs को लेकर। क्या ये मामला थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ इसमें कुछ गलत हुआ है, लेकिन अप फ्रंट जब जेन स्ट्रीट का मामला आया था तब भी मैंने एक बात कही थी कि उसमें शायद कुछ इलीगल नहीं था, लेकिन वो थोड़ा सा उस पर देखने की ज़रूरत थी। कल हुआ क्या, मैं आज सुबह डेटा देख रहा था, मैं पूछा भी बार बार, मुझे समझ नहीं आ रहा था डेटा। कल FIs के 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। 67,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए हैं। NSE का डेटा है जो रोज़ भाव कॉपी में आता है। अब 67,000 अगर नेट शॉर्ट आपके कवर हुए हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग का नंबर होना चाहिए। कल उसके बावजूद इंडेक्स फ्यूचर में सेल का नंबर आया और बड़ा वाला सेल का नंबर था। मुझे वो नंबर थोड़ा अजीब लगा, और इस अंतर को कैसे समझना है, इसमें मैं एक लूप होल है जो उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए अगर आपने स्टॉक फ्यूचर बेचा है तो आपको वो कवर करना ही करना है। अगर आपके पास स्टॉक, वरना अगर एक्सपायरी तक आपने होल्ड कर ली शॉर्ट पोजीशन तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, या फिर डिलीवरी देनी पड़ेगी मतलब आपके पास स्टॉक होना चाहिए। फिर अगर आपने फ्यूचर शॉर्ट करा है तो अगर आपने कवर नहीं किया तो आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ती है, और अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते हैं तो पेनल्टी लगती है, ऑक्शन होता है, ये सब कुछ होता है। इसी के लिए अगर आप देखेंगे कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि निफ्टी गिर रहा था, इंडिविजुअल स्टॉक्स चल रहे थे, मिड कैप ऊपर था। तो इसीलिए एक्सपायरी वाले दिन कुछ शेयरों में आप देखें तो बड़ा मूव आता है, क्योंकि वो फिजिकल डिलीवरी के डर की वजह से लोगों को कवरिंग करनी पड़ती है अपनी शॉर्ट पोजीशन को। दिक्कत क्या है कि इंडेक्स में ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम इंडेक्स में लागू नहीं होता, क्योंकि इंडेक्स में आप किस चीज़ की डिलीवरी देंगे। तो इंडेक्स में क्या नियम लागू होता है श्रेया? आपने नवंबर में शॉर्ट किया हुआ है, अब आपको अगर मान लो नॉर्मली अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है तो कैसे करना होता है? अगर आपको शॉर्ट रोल ओवर करना है, आप उस महीने का जो शॉर्ट है उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद अगले महीने के उसमें वापस शॉर्ट करते हैं। इन दिस केस FIs ने क्या किया है, नवंबर के शॉर्ट उनके ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गए। नॉर्मली क्या होता है, इंडेक्स में जो शॉर्ट पोजीशन होती है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से सेटल हो जाती है, और उनके लिए तो कल बाई चांस बात है कि लास्ट के घंटे में मार्केट भी गिर गया था काफ़ी अच्छा खासा, तो वैसे ही उनको कोई दिक्कत नहीं थी शॉर्ट कवर करने की। अगर वाकई में 67,000 कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में अगर FIs ने कवर करे होते तो बड़ी रैली आती ना इंडेक्स में। तो मेरी सेबी से अपील है कि इस मामले में कुछ सोचा जाए। जैसे अब ऑब्वियसली स्टॉक्स में आप फिजिकल डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, इंडेक्स में भी मैंडेटरी होना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें। अगर आप मैंडेटरीली स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें आपकी कॉस्ट लगनी चाहिए। फिर सिर्फ ये नहीं कि ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए, जो आपने पोजीशन छोड़ दी है उसका ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये मैं इसको बस थोड़ा सा चाह रहा था
कि इसको एक्सप्लेन किया थैंक यू जाए। सो मच सर, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, आपने इतने अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया हमारे दर्शकों को और ये सामने बात रखी। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से आपने सुबह स्टॉक्स सजाए थे वो अच्छा परफॉर्म किया, बिग स्टॉक्स, चार जीपीटी के स्टॉक्स या फिर स्पॉटलाइट के, लेकिन आज के लिहाज से अगर आप देखें तो रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स कौन से रहे हैं? बिल्कुल, तो पहले आ जाते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। एक कैश का स्टॉक है, बहुत समय बाद मेरे रेडार पर आया, नेटको फार्मा। आज इसके वॉल्यूम देखिए और पता नहीं मैंने कोई न्यूज़ तो मिस नहीं की, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज से शानदार रैली आई है स्टॉक में और आज मैसिव वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक भागा है, करीब करीब 10-10.5% ऊपर है। आज का मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऑफ द डे है। दूसरा है नुवामा। नुवामा देखिए कैपिटल मार्केट इंडेक्स में ज़ोरदार तेज़ी है, आज सुबह से हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तीसरा है सम्मान कैपिटल। अब देखिए सम्मान कैपिटल बैन से बाहर आया और बैन से बाहर आते ही पहले दिन बड़ी तेज़ी हो गई इसमें। पिछली पूरी सीरीज़ में ये काफ़ी दिक्कत में रहा था स्टॉक। फिसड्डी स्टॉक्स में आज मेरे रेडार पर एक ही स्टॉक आया, वो है चेन्नई पेट्रो, क्योंकि यहाँ पर जो क्रूड की गिरावट है शायद उसका एक इम्पैक्ट है, इससे शायद इनके मार्जिन थोड़े कम होते हैं, तो इस वजह से ये स्टॉक देखिए भारी वॉल्यूम के साथ करीब करीब 10% नीचे है। ओके, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर है, चेन्नई पेट्रो और फिसड्डी, साथ ही नेटको फार्मा, नुवामा में अच्छी खरीदारी आज के सेशन में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं जहां पर अच्छी खरीदारी हुई है आज के सेशन में। ट्रेंडिंग स्टॉक्स ले लेते हैं, कहां पे खरीदारी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आएगा और मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखें, क्योंकि चौतरफा खरीदारी थी तो वो आपके स्क्रीन पर स्कैटर्ड होगा। कुछ आपको काउंटर्स दिखेंगे, ईएमएस स्पेस है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास देखिए करीब करीब 5% अप आज के सेशन में। नुवामा वेल्थ अभी जिक्र किया सर ने, 5% अप। ये सम्मान कैपिटल 3.5% और सीमेंस में भी खरीदारी होती हुई 4.5% के करीब करीब नजर आई है। इसके अलावा वायदा में देखिए पूरा मेटल पैक अच्छा कर रहा था, बजाज ट्विंस भी आपको नजर आएंगे 2.5% अप, जेएसडब्ल्यू स्टील 4% अप और जियो फाइनेंशियल में भी 2.5% की करीब करीब तेजी बनी है आज के सेशन में। लेकिन अच्छे मूड माहौल में भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहां पर थोड़ा डेंट पड़ा है। नायका यहाँ पे मुनाफा वसूली 2% के करीब करीब होती हुई दिखी है। भारती एयरटेल करीब करीब 1.5%, लुडका, पीआई इंडस्ट्रीज में भी 1% की मुनाफा वसूली। लॉरस लैब हमने जब लिया था तब ये गिरा हुआ था, आप देखिए यहाँ पर भी रिकवरी आ गई है। इसके अलावा कोई और स्टॉक्स हैं नहीं फिलहाल, क्योंकि इतने ही नेगेटिव नज़र आए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्य का क्रम समझते हैं। हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए होंगे जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाहजी, टेक्निकल कॉल्स ने हम प्रकाश गब्बा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष खयाल जी से। 2:20 पर कैबिनेट पर लक्ष्मण रॉय की बड़ी एक्सक्लूसिव समझेंगे। 2:25 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको पीएसयू बैंकों में रफ्तार क्यों है। 2:35 पर कंचन नौटियाल से ही समझेंगे एमसीएक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है। 2:50 पे को वर्किंग स्पेस पर इकरा की खास रिपोर्ट लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शेनॉय। 3:10 पर समझेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे कि किन छोटे शहरों में एसआईपी कैसे बढ़ रही है। और 3:20 पे बीटीएसटी एसटीबीटी डिस्कस करेंगे। चलिए पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय का आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। इसका जो सेटअप है मुझे बहुत ही पसंद है। सेटअप के हिसाब से एक कंसोलिडेशन था वो मिल गया और 2-3 दिन से एक अपमूव देख रहे हैं हम। ट्रेड कर रहे हैं 9173 पर बजाज ऑटो और बहुत ही टाइट स्टॉप रहेगा, ज्यादा नहीं, 9120 का, 50 रुपए का। लेकिन जो टारगेट होगा 9300 का है, वो फर्स्ट टारगेट है। 1-2 दिन और दीजिए और भी हायर मूव देखेंगे सेटअप के हिसाब से और हायर जोन देखने को मिल सकते हैं बजाज ऑटो। ओके, प्रकाश सर की कॉल होगी, बजाज ऑटो डी हाई पे ट्रेड कर रहा है। मानस जी आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, टीवीएस मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। टीवीएस मोटर्स में काफी दिन से हम देख रहे थे कि 3500 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज 3500 का आंकड़ा ब्रेक हुआ है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो टीवीएस मोटर्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3490 3490 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3650 3650 के टारगेट सेट करने, ये कैश लेवल्स है। 3500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 116 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 94 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 155 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, दोनों ही अभी तक के कॉल्स टू व्हीलर स्पेसी, टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास सालुंके जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक।
गुड आफ्टरनून सिराज जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप पॉजिटिव है। मुझे लगता है हिंदाल को यहाँ पे जिस हिसाब से कल के दिन में एक मोमेंटम देखने मिला था, मुझे ये एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे बनाते हुए देखने मिल रहा है। 820 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है हिंदाल को में आते हुए देखने मिलेंगे। 785 का इम्पोर्टेंट बेस अभी यहाँ पे टेक्निकली बन चुका है, तो मुझे लगता है हिंदाल को यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा। आज पूरे दिन में अगर देखोगे तो 794 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा था, उसके ऊपर ही सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। तो 820 के टारगेट के लिए हिंदाल्को को बाय करना है 785 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, चलिए, तो ये इस समय हिंडाल्को पर आपकी एक ट्रेड हो गई। तो 3 बाय ट्रेड्स हैं अब तक, 2 ऑटो स्पेस से, 1 मेटल स्पेस से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश जी, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज, देखिए दोनों टॉप तो एक तो टीवीएस मोटर था, बढ़िया बढ़िया पैटर्न था। सेकंड था बजाज ऑटो, दोनों अच्छे से कवर हो चुके हैं। तो मैं ऑटो छोड़ के फार्मा की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। यहाँ पे मेरी नजर है ग्लेनमार्क फार्मा पे, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है यहाँ पे, कवरिंग ही दिख रही है पहले दिन। तो जिस तरह से मोमेंटम पैन आउट हो रहा है, मुझे लगता है इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 1980 का। सो एट ए लेवल ऑफ 1934 जो हम थ्रेशोल्ड था वो 1925 का था, यानी 1925 के ऊपर फ्रेश बाय ट्रिगर हुआ था। तो 1925 के हिसाब से देखें तो 1915 का स्टॉप लॉस होगा, 1980 का टारगेट होगा ग्लेनमार्क फार्मा। राजेश जी, ये भी अच्छा है ना? मतलब पहले अगर आपकी कॉल ले ले तो इल्जाम आप हम पे डाल दो। यार, मैं जो लेके बैठा था वो पहले आपने किसी और से पूछ लिया, मेरे से जो पूछ रहे हो वो तो सेकंड चॉइस है। ये भी सही है। चलिए, पहली बार ही बोला आशीष कयाल जी के पहली बार ही बोला। नहीं, वो हर आदमी बोलता है, कोई दिक्कत। सबसे ज्यादा अमित बोलता है। अच्छा, चलते हैं, कॉल लेते हैं आशीष कयाल जी से। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड होगा सीमेंस पे। ये स्टॉक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था, आज काफी समय के बाद एक हलचल होती हुई नजर आ रही है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे शुरुआत हो सकती है एक बड़े ट्रेंड की सीमेंस के अंदर। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में टारगेट जो ये स्टॉक के अंदर आता है करीबन आता है 3500 लेवल्स के टारगेट देखे जा सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना होगा 3200 का। सीमेंस, ये अच्छा लग रहा है आशीष कयाल जी को। डेज हाई पर स्टॉक 4.5%। आप टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं कि करके आपके स्क्रीन पर रख देते हैं ताकि आप फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस नोट कर लें। बजाज ऑटो गाबासा की तरफ से आई है और 9300 तक के टारगेट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9120 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मानस जी ने ऑटो स्पेस से ही टीवीएस मोटर्स को चुना है, अच्छा लग रहा है स्टॉक उनको। 3650 का टारगेट, 3490 का स्टॉप लॉस। साथ ही विकास जी ने मेटल स्पेस से हिंडाल्को चुना, यहाँ पर उनको 820 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। 785 का स्टॉप लॉस। वकालत की है ग्लेनमार्क फार्मा की, ना चाहते हुए भी राजेश जी ने। काफ़ी स्टॉक्स उनके आज कवर हो गए, तो ग्लेनमार्क फार्मा पर उनकी नज़र। 1980 तक के टारगेट, 1915 का स्टॉप लॉस। और साथ ही अभी अभी आशीष कयाल जी ने सीमेंस की वकालत की है। 3500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 3200 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब लेते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका आइडिया क्या होगा इन्वेस्टमेंट, और जिस तरीके से मार्केट शानदार रैली कर रहा है आज, कौन से पिक आपकी तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश हो। कार्यक्रम की शुरुआत में अनुज भाई ने वित्तीय क्षेत्र, ब्याज दरों में कटौती, अमेरिका भारत में टिप्पणी करी। तो वित्तीय क्षेत्र से ही एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, जिसने मेरे ख्याल से अपने जीवन का एक आज नया सर्वोच्च स्तर बनाया, वो है श्रीराम फाइनेंस। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है और मेरे ख्याल से पिछले 3-6 महीने में निरंतर श्रीराम फाइनेंस में नतीजों के आधार पर और कारोबार की रणनीतियों को लेकर के ऊपर का सफर तय किया है। लंबी अवधि के लिए इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। ओके, श्रीराम फाइनेंस 856 पे आपका बाय कॉल है। और देखिए ये पैनल कितना सुसज्जित भी है और हर इंसान, हर शख्स, हर पैनलिस्ट जो है ना, इस पैनल में बड़ी मेहनत करके आता है। अनुज, अच्छा राजेश जी, आदमी आपने गिन रखे थे क्या कि कितने के आदमी हैं, है ना? हमारी पैनल की लिस्ट में 6 आदमी हैं, है ना? और राजेश जी 7 स्टॉक मतलब 7 स्टॉक लेके बैठे थे कि अगर वर्स्ट केस में अगर पहली 6 भी निकल जाए तो आखिरी मेरे पास हो। पहला था टीवीएस मोटर्स,
हाँ, राजेश जी ने लिस्ट बना रखी थी। पहला था टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, ये तो शुक्र था भगवान का कि आप तीसरे नंबर पे आ गए, तो आपने ग्लेनमार्क ले लिया। अदरवाइज एबीबी, चोला, यूएसएल, जुबिलेंट फूड्स। देख रहे हैं अनुज क्या स्ट्रेटेजाइज कर रखा था राजेश जी ने अपने आप को। अच्छी बात पड़ता है। है गावस्कर से सीख लिया है। गावस्कर भी एक सुबह सुबह लिस्ट Inspired लेकर by आते हैं ना 7-8 स्टॉक्स की, तो अच्छी बात है। वैसे सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी बात होनी चाहिए। 55 अरे वो Okay. तो देखिए वो तो safe- करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं वही देख रहा था, चॉइस बहुत अच्छी थी आपकी, एबीबी, चोला, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अच्छा, एक बार लेके आइए यूएसएल जनाब। इस सीरीज पे जब हम आ रहे थे और जब रोलोवर्स हो रहे थे, इस स्टॉक ने गजब की तेज़ी पकड़ी और आज 1450 पे एक क्लासिकल फ्लैग के ब्रेकआउट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ। एक बात याद रखिएगा, लिकर स्पेस में CY25 के सेकेंड हाफ का वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। इसके आप अगेंस्ट देखिए तिलक नगर को, इसके अगेंस्ट देखिए आप रेको खितान को, क्या क्या वर्टिकल राइज थे। बट फाइनली आई थिंक दिस पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स में जो ये यूनाइटेड स्पिरिट्स है, मानस क्या क्या प्रोजेक्शन है आपका? कुछ मीडियम टर्म क्रॉसओवर्स, क्लासिकल फ्लैग, सारे एवरेजेस के ऊपर, अच्छा ओआई एडिशन, दिसंबर की सीरीज के लिए आउटलुक क्या बन रहा है आपका इस पर? देखिए व्यू तो पॉजिटिव है, क्योंकि अक्टूबर के मंथ में हमने वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देखा था, उसके बाद 3 हफ्ते कंसोलिडेशन देखा। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक फ्रेश मूव की तैयारी हो गई है। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। डिस्क्लोजर है कि इसमें हमने अपने ऑप्शंस में अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो ऑप्शन में भी ट्रेड लिया जा सकता है, वो भी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो 1450 का कॉल ऑप्शन 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें एक पोजीशन ट्रेड ले, जहां स्टॉप लॉस 24 रुपए का लगाए और टारगेट 70 रुपए की सेट करें। ओके, चलिए, तो ये समय आपके लिए कुछ यूनाइटेड स्पिरिट्स पर व्यू। अब बात करते हैं आज की कैबिनेट मीट पर। कुछ ही देर पहले लक्ष्मण जी ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की। आइए जानते हैं ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो स्कीम आने वाली है वो क्या है। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। ये गुड आफ्टरनून। दरअसल कैबिनेट की बैठक अब चल रही है, कुछ ही देर में बैठक खत्म होने वाली है, और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की लगभग पूरी संभावना है। वो है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। ये जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए PLI स्कीम है, दरअसल 7 साल के लिए किया जाना प्रस्तावित है और इसके तहत करीब 7,300 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य यह है कि इसके तहत 6,000 टन सालाना उत्पादन क्षमता परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट की तैयार कर ली जाए। इस लक्ष्य के साथ ही इस स्कीम को तैयार किया गया है और इस स्कीम के बनने के बाद, लागू होने के बाद, सरकार को भरोसा है कि जो इंपोर्ट पर निर्भरता है रेयर अर्थ को लेकर के, वो इंपोर्ट पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। तो आज काफी हद तक संभावना है कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल जाए और देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी औपचारिक जानकारी दी जा सकती है। तो इसमें लक्ष्मण जी, जैसे GMDC है, वैसी कंपनियों पर नजर रखें या कोई और कंपनियां एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से खुद इन्वेस्टमेंट करके भी इसके ऊपर फोकस करेंगी? कहाँ पर नजर रखें बेसिकली? देखिए दरअसल इसको लेकर सरकार ने पूरी इंडस्ट्री के साथ सलाह मशविरा किया था और सलाह मशविरा के आधार पर स्कीम तैयार की गई है। इसमें रेयर अर्थ के माइनिंग से लेकर के उसके प्रोसेसिंग तक और यहाँ तक कि अलॉय मेटल में उसको कन्वर्ट करने तक की पूरी प्रक्रिया इस स्कीम में शामिल होगी। इसमें जहाँ जहाँ कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो उसको इंसेंटिव का फायदा मिलेगा। उसमें कई सारी कंपनियों यहाँ पे काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई थी बातचीत के दौरान। उसमें आपको जो भारत फोर्ज थी, इसमें आपको सोना कॉम स्टार जैसी कंपनियां थी, रेनबो जैसी कंपनियां थी, JSW जैसी कंपनियां थी। इन लोगों ने शुरुआती दौर में जब सलाह मशविरा का चल रहा था तब इसमें दिलचस्पी दिखाई थी। अब स्कीम जब नोटिफाई की जाएगी उसके बाद देखना होगा कौन सी कंपनी यहाँ पे आती है, उनको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद उनका एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है और फिर सरकार आवंटित करती है कि इस कंपनी को कितना इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो इंसेंटिव स्कीम्स आएगी उसके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए। गौरांग जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? अगर इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी मिलती है तो कौन से स्टॉक्स को फायदा होगा और ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेस को लेकर? श्रेया जी, देखिए, जैसे अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे कि ये शुरुआती कामकाज है सरकार के तरफ से, निर्णायक तरीके से नीतियां जमीन पर लागू हो जाएगी और स्पष्टीकरण आ जाएगा
शब्दों के बीच में क्या शब्दावली छुपी है उसका भी स्पष्टीकरण आ जाएगा तो ज्यादा सहूलियत हो जाएगी हम जैसे विशेषज्ञों के लिए इस पर आगे जाकर के टिप्पणी करने के लिए। लेकिन अभी अभी जो दो नाम लक्ष्मण जी ने लिए, JSW और भारत फोर्ज, हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआती दौर में इन सब कंपनियों ने रुचि दिखाई थी रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मैग्नेट्स को लेकर के। अब नीति लागू होने के पश्चात किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ती है उस पर ज्यादा ध्यान देना अनिवार्य होगा। तो आगे बढ़ती हुई टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन दो नाम जो लिए भारत फोर्ज और JSW, ये दो हमारी खरीदारी की सूची में है बुनियादी तर्क के आधार पर। बिल्कुल। चलिए, एक और स्टॉक है GMDC जो ऑब्वियसली एक डायरेक्ट प्ले है रेयर अर्थ पर, उस पर भी एक व्यू लेते हैं। देखिए क्या, जब से वो न्यूज़ ब्रेक की लक्ष्मण जी ने, उसके बाद से एक अच्छा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला। मानस जी, एक बार GMDC देखिए, कैश मार्केट का स्टॉक है वैसे ये, काफ़ी हाई से स्लिप हुआ स्टॉक, पिछले 2 साल में अच्छी खासी बुल मार्केट में था। इस समय कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? देखिए, कुछ रिवर्सल के साइन हैं, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ है 620 से 470 तक के लोज बने। कल हमने रिवर्सल देखा, पहला साइन कल देखने को मिला था। आज इंटरडे चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। नेक्स्ट टारगेट करीब 550 रुपए का हो सकता है। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 499 के नीचे लगा लें। GMDC 513 पे ट्रेड कर रहा है और आपकी स्क्रीन पे 5% ऊपर। अच्छा, निफ्टी 26,200 पे है और कल भी हमें अगर 20 डेमा को डिफेंड, मॉर्निंग में भी अगर 20 डेमा को डिफेंड करने में अगर किसी की मदद थी तो वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार रिलायंस रखिएगा। आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि विद स्ट्रॉन्गेस्ट रोल ओवर्स इन रीसेंट पास्ट रिलायंस इस सीरीज में आया है। रिलायंस ने आज एक ब्रेकआउट दिया है। 7 जुलाई का जो स्विंग हाई था 1539 का, उसको तोड़ दिया, उसको काट दिया। टेक्निकली नाउ वी हैव द ऑल टाइम हाई रेंज क्या थी? 3 जुलाई 2024 को ये प्राइस रेंज थी 1758 से ऑल टाइम हाई 1609। ये आशीष ख्याल जी, आप रिलायंस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और कोई स्प्रेड क्रिएट करी है क्या आपने या फिर क्लाइंट से शेयर की है क्या दिसंबर की सीरीज के लिए? देखिए, ओवरऑल जो रिलायंस का सेटअप है वो बाई साइड पे है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के दिन दे रहा है और ये धीरे धीरे अगर आप देखें तो प्रीवियस डे के लो को प्रोटेक्ट करके ऊपर की ओर चल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो रुझान है वो बाई साइड पे ही रहेगा। और यहाँ पर अगर आपको कोई पोजीशंस क्रिएट करनी है रिलायंस में, तो ऑप्शन के अंदर मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय किया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा इन द मनी कॉल ऑप्शन 1560 का कॉल ऑप्शन है, आप ले सकते हो दिसंबर के लिए, जिसका प्राइस अभी करीबन चल रहा है 38 रुपीस के आसपास, 38.50 के आसपास। और ऊपर में आप 1640 का जो कॉल ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, 1640 के कॉल ऑप्शन में अगर कुछ प्रीमियम बन रहा है हमें यहाँ पर करीबन 8 रुपए का, तो थोड़ा सा हेज हो जाएगा। तो 1560 का आप बाय करिए, 1640 का आप सेल करिए। ये स्प्रेड बना के रिलायंस के अंदर ट्रेड किया जा सकता है। ऊपर में एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक करीबन वापस से 1620 1630 लेवल पे जाएगा, लाइफ टाइम हाई लेवल्स को छुएगा और वहां पर जाके थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। तो ये स्प्रेड अच्छा काम कर सकता है। ओके, रिलायंस पर आपका एक व्यू डिस्क्लेमर हमारी तरफ से। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको बाय या सेल करना हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। सुबह बात हुई थी 3 स्पेसेस की, NBFCs, PSU बैंक्स, मेटल स्पेसेस, और वही होता हुआ दिखा। हालांकि आज चौतरफा खरीदारी, लेकिन ये सेक्टर स्पेसिफिक आपको अप्रोच करना चाहिए मार्केट में। उसी में से PSU बैंक्स पर एक बार बात करते हैं। और आज फोकस में भी शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स आज 1.25% ऊपर है, लेकिन सवाल ये कि क्यों दौड़ रहा है, क्या इसके पीछे वजह है, एक बार कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, PSU बैंक इंडेक्स में अच्छी तेजी, वजह बताएं। डेफिनेटली बेसिकली यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, रीजन कई सारे हैं जिससे PSU बैंक्स में एक अच्छी खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में देखने को मिला है। आज की तो हमने पूरी की पूरी चार्ट्स देखे ही हैं पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान, लेकिन पास डेटा देखा जाए तो देखिए क्या शानदार रिटर्न्स यहाँ पे भी स्पेसिफिकली आते हुए दिखाई दिए हैं। कैनरा बैंक करीब 50% का इजाफा, यूनियन बैंक में 30%, SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अच्छी खासी शानदार रैली जो है वो देखने को मिली है। और जनवरी से लेके अब तक अगर निफ्टी PSU बैंक का रिटर्न देखा जाए तो वो करीब 32% तक का देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने का डेटा देखा जाए तो यहाँ पे जो निफ्टी PSU बैंक्स है उसने आउट परफॉर्म किया है दूसरे जो बाकी के सेक्टर्स हैं। अब देखिए आगे की जो अप्रोच है वो भी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है और इस रैली को सपोर्ट कर रहा है 5 दिसंबर को जो पॉलिसी आने वाली है, वहां पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का जो कट
कट है वो देखने को मिलेगा, जो कि इन बैंक्स के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इनफैक्ट जो बैंक्स के मर्जर की खबरें आ रही हैं, 6 बैंक्स बचे हैं जहां पे मर्जर की खबरें आ रही हैं, उससे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टर 2 की बात करी जाए तो यहाँ पे पर्सनल लोन में एक अच्छा खासा 37% का उछाल देखने को मिला था, जिसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पीएसयू बैंक्स का ही है। यही नहीं बल्कि होम लोन मार्केट में भी अगर बात करी जाए तो यहाँ पे पीएसयू बैंक्स का जो मार्केट शेयर है वो 50% को पार करता हुआ दिखाई दिया है। एसेट क्वालिटी लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी साइड पे जाती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो वहां पे भी साल दर साल 9% की बढ़त जो है देखने को मिली है। वैल्यूएशन इस टाइम पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। वैल्यूएशन की बात हो ही गई है तो एक बार पिक्चर भी आपके सामने ड्रॉ कर दी जाए, कौन से बैंक का इस टाइम पे प्राइस टू बुक वैल्यू किस तरीके से कामकाज कर रहा है। ऑल ओवर अगर इंडेक्स का मैं बताऊं तो 1.4x पे ये ट्रेड कर रहा है, और अगर कंपनी बैंक स्पेसिफिक बात करी जाए तो 1.2x, 0.9x, 1.6x, और इस तरीके से ये इस टाइम पे चार्ट हमने आपके लिए ड्रॉ कर दिया। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते पूरे ही सेक्टर को एक अच्छी ग्रोथ। शुक्रिया कंचन। ऑब्वियसली एसबीआई थोड़ा सा एक हमेशा प्रीमियम कमांड करेगा, तो 1.6x पर है अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू पर। एक बार प्राइस टू बुक वैल्यू वाली प्लेट वापस रखिएगा जरा गौरांग जी। अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा शानदार स्टॉक अभी भी लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक पर अवेलेबल है। क्या अभी भी ये स्टील है, अभी भी नो ब्रेनर है? इसमें कोई ना तो कोई गणित लगाना चाहिए, ना ही कोई ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए। और अनुज भाई, वास्तविकता ये भी है कि पहले कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले जो अंतर हुआ करता था निजी क्षेत्र बैंक और सरकारी बैंकों में, वो अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। और उसका कारण यही है कि कुछ सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो गई है, विलय हुआ है। ये हमें पता है इतिहास क्या रहा है सरकारी बैंकों का। नतीजों में बहुत बड़ा सुधार हो रहा है, रिकवरीज काफी बढ़िया तरीके से हो रही है, और मैनेजमेंट की टिप्पणियां जो है कारोबार के लेके वो काफी सक्षम और मजबूत। और जैसे आप बात कर रहे थे कार्यक्रम के शुरुआत में कि ब्याज दरों की कटौती, सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज को सीधा सीधा फायदा होता है नतीजों को लेकर के। बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये कुछ 5 या 6 सरकारी बैंकों की सूची के नाम हैं जहां पर आज भी हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे खरीदारी की राय इन लेवल्स पर भी वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए अब वक्त हो रहा है इस वक्त के टॉप कैश कॉल्स का। गाबा सर हैं, विकास सालुंके जी और आशीष ख्याल जी से लेंगे हम। बताइए गाबा सर, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? आई थिंक एक स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। ट्रेड करें हेक्सावेयर 754 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 740 का, 14 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट कल तक के लिए 780 to 800, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी। ओके, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आपका बाय कॉल है। कैश कॉल में 28 रुपये पर ट्रेड करता हुआ 254 पे, 754 पे माफ कीजिएगा। विकास जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? जी एनबीसीसी में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से वॉल्यूम ब्रेकआउट 2 दिन पहले देखने मिला था और एक अच्छी प्राइस सस्टेनेबल यहाँ पे देखने मिल रही है 118 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। 126 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एनबीसीसी में देखने मिल सकते हैं। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 114 के आसपास देखने मिल रहा है, तो 114 के स्टॉप लॉस से एनबीसीसी को बाय किया जा सकता है 126 के टारगेट के लिए। ओके, निफ्टी लेकर आइए एक बार जरा, थोड़ा सा मामूली सा नाम मात्र का, लेकिन वो शायद वही 230 फैक्टर काम कर रहा है फिर से। खैर एनीवे, आज थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट रहेंगी वैसे 26,184 पर इस समय। अब आशीष जी की रह गई कैश कॉल। आशीष जी बताइए आपकी कैश कॉल। हाँ, मेरी कैश कॉल होगी यहाँ पे। देखिए जेके टायर में, ये ओवरऑल जो ऑटो इंसिलरी स्पेस है, आप जेके टायर बात करें या C8 की बात करें, अपोलो टायर, सभी ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्म किया है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा डिप देखा गया, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से री एंटर करने के लिए, तो जेके टायर पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है हम देख सकते हैं करीबन 485 का, और स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे लगाना होगा 440 का। बहुत समय के बाद ये स्टॉक गंगा नहा लिया और फाइनली 100 के ऊपर अभी ये स्टॉक सेटल हो गया है। अब ये 100 के ऊपर आकर टिक गया है और एक 1.5 साल के राइजिंग चैनल का एक ब्रेकआउट है। कल तो खैर गोल्ड प्राइस की वजह से ये स्टॉक भागा था, लेकिन आई थिंक कुछ फंड रेजिंग की चर्चा है मार्केट में। कल ज़बरदस्त ब्रेकआउट था और एग्जैक्ट 20 डेमा से ब्रेकआउट था यहाँ पर। 81% रोल ओवर, मैसिव डिलीवरी वॉल्यूम्स और लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर नजर आया।
मेटल्स पे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और कॉपर के बारे में कहा जाता है डॉक्टर कॉपर, क्योंकि वो आपको मेटल की हेल्थ बताता है। और ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है अब पिछले 1 महीने में, लेकिन 3 महीने में तेज़ी का ट्रेंड है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि कॉपर में वापस एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, और अगर वो रेट कट का प्ले होगा तो सबसे पहले वो कॉपर में प्ले आउट होगा। अगर क्रूड यहाँ से और गिरा और तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, और 62 के करीब हम ऑलरेडी हैं, 62.78 पर हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गए वापस, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है HPCL के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चरली क्रूड प्राइस यहाँ से हो सकता है 50-55 तक पहुँच जाए एक बार के लिए। तो दिसंबर सीरीज के मेरी टॉप पिक्स में से ये एक होगा। ये एक बस हल्का सा रेड कैंडल बनी थी यहाँ पर, उसके बाद वापस 2 ग्रीन कैंडल, और उससे पहले की ग्रीन कैंडल्स देखिए, मैसिव मोमेंटम में स्टॉक है, और इसका रोल ओवर देखिए आप, 96% रोल ओवर। इनफैक्ट पूरी रोल ओवर शीट में अगर मुझे एक स्टॉक चुनना होगा इस सीरीज के लिए F&O के हिसाब से, वो श्रीराम फाइनेंस होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब चंदन भी जुड़े हैं हमारे साथ। चंदन जी, गुड आफ्टरनून। चंदन जी, आपका ऑल टाइम फेवरेट MCX तो धमाल कर रहा है, उसके अलावा क्या पिक होगी आज की? वैसे वो भी होगी तो चलेगा, लेकिन इस समय की आपकी पिक क्या रहेगी? बिल्कुल, आपने अब MCX की याद दिलाई है, तो MCX पे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि काफी कन्विक्शन के साथ हम इस पे बातचीत कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो मेरा मानना है कि अब 9,950 का ट्रेलिंग रहेगा, ऊपर में 10,500, 10,990 तक के टारगेट एक्सटेंड होने चाहिए, तो इसको तो रैली को राइड करना चाहिए। बट एक नई पिक के तौर पे मैं यहाँ पे फोकस करूंगा फिनिक्स लिमिटेड। इस काउंटर पे हमने आज एक कन्विक्शन डिलीवरी आइडियाज की एक रिपोर्ट निकाली है 4 वीक फोकस में, और हम इसमें मान रहे हैं कि मौजूदा लेवल से 15-20% की रैली होनी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एक राइजिंग चैनल में कामकाज कर रहा है, और अभी कुछ दिन पहले एक लोअर बैंड ऑफ द राइजिंग चैनल का सपोर्ट लिया है, और डेली चार्ट में एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास इस काउंटर ने किया है। तो फिनिक्स लिमिटेड पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो यहाँ पे 1720 के आसपास के सपोर्ट होंगे, ऊपर में 1815 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, फिनिक्स मिल्स, जी हाँ, इस पर आपको करनी है बाइंग, और फिनिक्स मिल्स खैर हमारे दिल के काफ़ी करीब है। हमारी आधी टीम फ्राइडे को शाम को आपको वहीं मिलेगी, तो इस वजह से खैर एनीवे ये शानदार मूव यहाँ पर इस समय स्टॉक में। और वैसे वीरू, चंदन जी को एक ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए। MCX आज 10,000 क्रॉस हो गया है ना, जितना कन्विक्शन उनका था, आई थिंक हर लेवल पर आकर उन्होंने बोला कि इस पर बाय है। MCX पर 10,000 का माइलस्टोन क्रॉस हुआ MCX में। इस पूरी जर्नी को थोड़ा सा एक बार जरा रिविजिट करते हैं वापस कंचन के साथ। कंचन, बताइए। जी डेफिनेटली, अगर हम 2019 की सर बात करें तो अगर 2019 में हमने MCX के केवल 10 ही शेयर ले लिए होते तो 10,000 रुपए के पड़ते, लेकिन आज जो उसकी कीमत होती वो होती करीब करीब 1 लाख रुपए। देखिए कितने ब्यूटीफुली ये जो चार्ट है प्रेजेंट किया गया है, जहां पे शेयर की कीमत थी साल 2019 में केवल 1,000 रुपए, वो आज बढ़ के 10,000 को पार कर गई है। तो ये होती है ग्रोथ स्टोरी जो हमें अभी डेफिनेटली अपनी स्क्रीन पे जो है देखने को मिल रही है। इसको अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिला है, सोने की कीमतों में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट जो चांदी की कीमत भी रही है पिछले 1 साल में शानदार वहां पे रिटर्न्स जो है आते हुए दिखाई दिए हैं। MCX का जो रिटर्न चार्ट है वो आपकी स्क्रीन पे अभी मैंने रख दिया है। शानदार रैली यहाँ पे एक बार प्लीज स्क्रीन पे रखिए कि गोल्ड और सिल्वर में कैसे रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले 1 साल में देखिए सोना करीबन 65% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, वहीं अगर सिल्वर की बात करी जाए तो 80% का उछाल यहाँ पे भी देखने को मिला है। यही नहीं बल्कि आगे की जो ग्रोथ की आशंकाएं हैं वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की बात करी जाए काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में बनी हुई है, बिकॉज गोल्ड की कीमतों से एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। Q2 की अगर बात कर ले तो F&O सेगमेंट में जो एवरेज डेली टर्नओवर है उसमें हमें 87% का उछाल देखने को मिला है, 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। बुलियन सेगमेंट की बात करी जाए तो यहां पे भी अच्छा खासा 57% का जंप देखने को मिला है, और इस साल कंपनी ने 17 नए क्लाइंट्स भी जोड़े हैं अपनी लिस्ट के अंदर। काफी सारी ब्रोकरेज है जो यहां पे अब अनुमान लगा रही है कि आने वाले टाइम पे जो नंबर्स हैं और भी ज्यादा शानदार हमें देखने को मिलेंगे। और कमोडिटी ट्रेडिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोमेंटम पकड़ रही है, वहां से भी MCX को एक काफी शानदार जो है ग्रोथ का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ग्रोथ जर्नी है डेफिनेटली बहुत अच्छी दिखाई दी है। बिल्कुल, 10,000 का MCX
गौरांग जी, इस समय शायद सबसे महंगे स्टॉक्स में से एक, लेकिन जिसे कहते हैं कि एक बिल्कुल शानदार तेज़ी में ये स्टॉक एकदम एक एक्सप्रेस रनिंग ट्रेन की तरह। क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, दोनों ही भारतीय कमोडिटी मार्केट और भारतीय शेयर बाजार, यानी कि इंडियन कमोडिटी मार्केट्स, इंडियन कैपिटल मार्केट्स, अनुज भाई, ये स्तर आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से लोगों ने हिस्सा लिया है, वॉल्यूम्स बढ़े हैं और उसके कारण इन सब कंपनियों के नतीजे बेहतर आए हैं। अब चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट हो, अनुज भाई, अगर आपकी विचारधारा है कि 3-5 साल या उससे ज्यादा ये दोनों ही बाजार भारत में अच्छा कामकाज करेंगे, तो फिर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज या फिर इंटरमीडिएटरीज, जो भी सक्षम और मजबूत कंपनी है वो यहाँ से और बेहतर कामकाज करेगी। और अनुमान ये है कि अगर आप औसतन 12 या 15% का भी सालाना रन रेट ले लें और उसको अगर आप कंपाउंडिंग करें 3 या 5 साल तक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से किधर तक पहुंच सकता है भारत का शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार। जहाँ M6 ऑल टाइम हाई पे, और वाकई ये पैनल और ख़ास तौर से चंदन जी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं इस स्टॉक पे इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड करने के लिए। इनफैक्ट चंदन की पूरी टीम में अगर आप देखें तो स्नेहा जी आती हैं, शिवांगी आती हैं, सबका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था इस स्टॉक पे। अच्छा, लेके आइए इस बीच निफ्टी IT 1.36% अप। याद रखिएगा ये हफ्ता अगर ये 37,330 पे क्लोज हो गया तो ये वीकली चार्ट्स पे बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि जुलाई 2025 में जब ब्रेकडाउन आया था तो हम वीकली चार्ट्स पे क्रैक हो गए थे, डेली भी क्रैक हुआ था, बट दिस विल बी ए क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ऑन वीकली चार्ट्स एज वेल। और मैं सुबह याद है मुझे जब अनुज ने भी बात की थी, फिर मेरे ख्याल से ट्रेड लिया था सचिन जी ने भी, उस वक्त हम मिड कैप IT में कोफोर्ज को रीड कर रहे थे। विकास, कोफोर्ज पे आपका टेक क्या है ना? 1868 डे हाई पर बस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ये, उस मेरे ख्याल से 19 नवंबर की कैंडल से। क्या प्रोजेक्शन है अगर ये 1870 1880 पार कर जाता है तो? विकास जी, सेटअप तो पॉजिटिव है, इसमें नो डाउट। इसमें जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी अभी यहाँ पे देखने मिल रहा है वो अराउंड 1850 के आसपास है, जो अभी रिसेंटली उसने जस्ट आधे घंटे पहले वहाँ पे एक बेस बना लिया था। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा आपको देखने मिलेगा। 1920 के आसपास के यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। हालांकि कल के सेशन में इस काउंटर में एक अच्छी बाइंग जोन देखने मिली थी विथ वॉल्यूम के साथ, जब 1780 से 1790 से इसने एक पुल बैक रैली स्टार्ट की थी। और मुझे लगता है 1850 एक इंपॉर्टेंट हर्डल था वो, जो अभी इसने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। तो मुझे लगता है 1920 के आसपास के टारगेट मुझे लगता है ये इजीली अचीव कर सकता है। तो नीचे में 1820 1840 इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है, तो 1920 के टारगेट के लिए इसको होल्ड किया जा सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। हमारे साथ मानस जी, चंदन जी और आशीष जी हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। चंदन जी, आप बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। बिल्कुल, धमाकेदार ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा श्रीराम फाइनेंस पे। श्रीराम फाइनेंस आप देखोगे तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है लग रहा है कि 900 तक के मूवमेंट काउंटर में बनने चाहिए। पहले मैं लेवल की बात करूं तो इमीडिएट बेसिस पे 835 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 900 तक के टारगेट के लिए। अब इसके ऑप्शन चेन की तरफ देखें तो श्रीराम फाइनेंस का मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ 860 के कॉल की तरफ। 860 का कॉल यदि आप देखें तो यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिल रही है, और प्रीमियम है लगभग अभी 28 रुपए के आसपास। इस पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। सपोर्ट रहेगा 21 का, ऊपर में लगभग 40-42 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। श्रीराम फाइनेंस फेवरेट स्टॉक बना हुआ है, आज स्पॉटलाइट में डिस्कस किया गया, स्पॉटलाइट में इसको शुमार किया गया, फिर गौरांग जी ने इसको अपनी लंबी अवधि के लिए इसको सुझाया। अब धमाकेदार ऑप्शन में चंदन जी की तरफ से आता हुआ श्रीराम फाइनेंस, सब बिल्कुल शानदार काउंटर ये रहा है। मानस जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए शेर जी, L&T फाइनेंस पे के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। कल यहाँ पर 300 वाला कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था, उसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब आप 305 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक तैयार है नेक्स्ट अपमूव के लिए। तो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन 305 वाला, वहां पर खरीदारी करेंगे। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 16 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। आपने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है। CNBC वास पे कम से कम 10 बार तो कॉल आई चुकी है कल से। L&T फाइनेंस, चाहे वो टेक्निकल कॉल हो, चाहे फंडामेंटल कॉल हो, चाहे ऑप्शन कॉल हो। मेरे ख्याल से 291 से तो मैं मंडे से देख रहा हूँ
गजब का मोमेंटम है ऐसे स्टॉक में। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक पिछले 2 दिन में एक अच्छा रुझान दिखा रहा है। मेरे ख्याल से एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बन सकता है, और अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो एक अच्छा रिवर्सल भी है। इसका प्रीवियस बॉटम भी करीबन 544 के आसपास बना था, वहीं लो बना के रिवर्स हो रहा है, तो अच्छा खासा मूव LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आ सकता है। 550 का कॉल ऑप्शन जो है वो बाय किया जा सकता है, जो करीबन अभी चल रहा है 16 रुपया 75 पैसा के आसपास, वहां पर बाय कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 12.5 का है, और टारगेट यहां से 25 का देखा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं ऑफिस लीजिंग स्पेस की। यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस स्पेस की सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है। इस पूरे स्पेस के बारे में आशीष से जानते हैं। तो आशीष, ये क्या आजकल लोग प्रेफर कर रहे हैं कि एक एटमॉस्फेयर हो ताकि आपको पूरा खुद ऑफिस ना खरीदना पड़े या रेंट ना देना पड़े, एक छोटा सा अपने लिए स्पेस ले लें और साथ में और लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिले? बिल्कुल, ये चलन तो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि विदेशी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, इनका कल्चर तो भारत में लगातार एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसके चलते ये जो कोवर्किंग लीजिंग स्पेस है इसमें तो बढ़त आपको देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जिनका कारोबार ही यही है कि पूरी स्टैंडअलोन बिल्डिंग, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नेस्को जैसी कंपनीज हैं, ये किराए पर देती हैं। इनके लिए डिमांड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल और बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। कारण ये कि ऑक्यूपेंसीज अगर आप देखें तो अक्रॉस इंडस्ट्रीज हाईस पर चल रही है। नियर टर्म में रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। अब अच्छी बात यह है कि अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट जो डिमांड निकल कर आ रही है 2026 के पूरे अंत तक, ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2027 में भी आप देखें तो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ वेकेंट होंगी उससे ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो कोवर्किंग स्पेसेस है और साथ में जो कुछ रीट्स है इनको बड़ा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्पेस बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और मेरा फोकस इसके ऊपर गया क्योंकि इनके नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। अब आप कुल डेस्क की क्षमता के लिहाज से देखें तो डेटा आपके स्क्रीन पर सामने आएगा, जहाँ पर अगर आप देखें तो स्मार्ट वर्क्स के पास सबसे ज़्यादा जो है ये कैपेसिटी नज़र आती है। वीवा की हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इसके पास भी अगर आप देखें तो क्षमता काफ़ी बढ़िया है। ऑफिस है, इंडीक्यूब है। अब ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होता जा रहा है, लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट्स अगर आप देखें तो सबके बड़े शानदार देखने को मिल रहे हैं। वीवा ऑलमोस्ट 77% पर है, स्मार्ट वर्क्स 84-83 के आसपास है, ऑफिस है और इंडीक्यूब इसकी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ऑक्यूपेंसी के रेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 85% के। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि Q2 के नतीजे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की कॉन कॉल पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस सेगमेंट में ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ एबिटा की ग्रोथ बताता हूँ Q2 के दौरान। अब वीवर्क की 28% रही है, स्मार्ट वर्क्स की 26%, ऑफिस की 32% और इंडीक्यूब इसने अगर आप देखें तो पूरे स्पेस को आउट परफॉर्म कर दिया। 43% की एबिटा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन ये डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है क्योंकि चाहे BFSI हो या फिर GCC IT कंपनी, सबकी तरफ से काफ़ी बढ़िया फेवरेबल एनवायरनमेंट है। इसी के चलते जो लिस्टेड रीट्स है यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। और नॉलेज रीट है, एम्बेसी है, नेक्सिस है, ब्रूकफील्ड है, माइंड स्पेस है, इनमें भी बहुत सारे विकल्प है। तो पूरा स्पेस अगर आप देखें तो हो सकता है कि आगे जाके आपको और बस दिखाए। ओके, आगे चल के और बस देखने को मिल सकता है इस पूरे कोवर्किंग स्पेस में। शुक्रिया आशीष डिटेल्स के लिए। गौरांग जी, ये स्पेस आपको कैसा लगता है? और हालिया लिस्टेड आप स्टॉक्स देखे हैं, स्मार्ट वर्क्स, वीवर्क, और इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी याद है मुझे इसका चलन भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब जो हालिया लिस्टेड स्टॉक हैं, चाहे वीवर्क की बात करें, स्मार्ट वर्क्स की, और आगे चल के इनकी ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? जिनको पैसा बनाना है क्या वो इस स्पेस में हाथ लगाए? देखिए, सक्षम और मजबूत कंपनियों में बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए श्रेया जी। और वास्तविकता यह है कि आज के तारीख में चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी, और खास करके अगर आप सर्विसेज क्षेत्र में कामकाज करते हैं और एक अच्छी खासी जगह अगर आपको जगह लेनी है तो आउटराइट खरीदारी करने के लिए आपके पास उस तरीके की पूंजी होनी चाहिए जहां पर आप खुद खरीदारी करके वहां पर कामकाज कर सके। अन्यथा आज के तारीख में, और ये मेरे ख्याल से एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है श्रेया जी, जहां पर आगे जाकर के लीज पे जो लीज या रेंटल्स पे जो कंपनियां कामकाज करती हैं और अपनी ऑफिसेज उपलब्ध कराती है कंपनियों को, उनका कामकाज बहुत ही सक्षम रूप से आगे बढ़ सकता है। और रेंटल्स भी अगर आप देखने जाएं तो रेसिडेंशियल ज्यादा, कमर्शियल में रेंटल्स बहुत बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए काम करते हैं। अब 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से।
फिर चलेंगे हम राजेश जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चंदन जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड, और मिड कैप फंड के लिए गौरांग जी हैं हमारे साथ। तो मानस जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एक्सिस बैंक के 1300 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक्सिस बैंक में हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। 1300 वाला कॉल ऑप्शन 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको खरीदारी करनी है 17 रुपीज, 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपीज, 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक्सिस बैंक दिसंबर की 1300 की कॉल, हाँ दिसंबर की। एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं राजेश जी से। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? विनय जी देखिए, उनो मिंडा का आप चार्ट देखिए, बेहतरीन चार्ट है, डेली चार्ट इन पर्टिकुलरली। ओपन इंटरेस्ट देखे तो करीबन 8% अप है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप अच्छा है। 1300 का थ्रेशोल्ड था, 1330 के आसपास ये चल रहा है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1310 तक। बाय करेंगे उनो मिंडा। इसका जो टारगेट बनेगा वो रहेगा करीबन 1370, 1380, तो 1380 टारगेट पकड़ के चले। उनो मिंडा इज अ लॉन्ग। उनो मिंडा यहाँ पर एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी की पिक हो गई। चंदन तापड़िया जी, चार्ट का चमत्कार के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? बिल्कुल, देखिए फाइनेंशियल काउंटर में जाएंगे एल&टी फाइनेंस। मेजर सेटअप काफी पॉजिटिव है, लगातार पिछले 10 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं। डेली चार्ट सेटअप की बात करें तो लगभग यहाँ पे 13 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है और उसमें भी सपोर्ट ग्रेजुअली 3 दिनों से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इंडिकेट कर रही है कि नई रैली बननी चाहिए। आज से लगभग 13 दिन पहले एक बड़ी रैली आई थी इनके नतीजों के बाद, और उसके बाद का जो अब कंसोलिडेशन है वो एक नया मूव इनवाइट कर रहा है, तो इसके लिए एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह होगी। 298 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 322 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, एल&टी फाइनेंस ये हो गई बाय, शायद 318वीं बार ये स्टॉक सीएनबीसी आवाज़ पर रिकमेंड हुआ है। जी हाँ, इस तरीके का इसमें मोमेंटम रहा है। चलिए अब गौरांग जी के पास चला जाए मिड कैप फंड के लिए। गौरांग जी, बताइए आपका पिक। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। तो हमारे मित्र वीरेंद्र ने आईटी क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में, तो इसी क्षेत्र से एक छोटी मझौली कंपनी है सायंत लिमिटेड। नतीजों पर अगर आप गौर है तो पिछले वित्तीय वर्ष में एक हाथ तिमाही में थोड़े कमजोर नतीजे आए थे, लेकिन अब बहुत बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है अनुज भाई, और ये वास्तविकता में भी दिख रहा है। जिस तरीके से दूसरी तिमाही के नतीजे के आंकड़े आए, मेरे ख्याल से विप्रो को छोड़ करके अमूमन सभी कंपनियों के आंकड़े उम्मीद से बेहतर थे और अनुमान से भी बेहतर थे। तो सायंत लिमिटेड पर खरीदारी की राय है, बुनियादी दर के आधार पर इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। ओके, सायंत मिड कैप आईटी में आप पिक कर रहे हैं गौरांग जी, और चारों के चारों ट्रेड्स में स्क्रीन पर देता हूँ और एक एक करके जो हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। महाराज जी ने पहले पिक किया ये एक्सिस बैंक की कॉल 1300 की, 35 का लक्ष्य यहाँ पर, 17 का स्टॉप लॉस। राजेश सतपुते जी ने पिक किया है विनर सुपरस्टार, ट्रेड रहा उनका यूनो मिंडा और 1380 का लक्ष्य यहाँ पर। चंदन तापड़िया जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, और कॉल रही वही जो सबके जुमा पे है इस वक्त, एल&टी फाइनेंस, और 322 का लक्ष्य। और गौरांग जी ने पिक किया अभी आज उनका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आइडिया सायंत मिड कैप आईटी में। अच्छा, निफ्टी बैंक जो ऑल टाइम हाई पे है, अभी भी ठीक बाय ठीक चार्ट पे स्टिल ऑल टाइम हाई पे है। एक अब तक के लगाड़ को, मतलब जो जिसने पार्टिसिपेट रत्ती भर नहीं किया, उसके बारे में बात करते। चंदन, एक बड़े अंडर परफॉर्मर को कैसे अप्रोच करेंगे आप इस वक्त? आईसीआईसीआई बैंक रखिएगा। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक धीरे धीरे संवर रहा है। आज 200 EMA के ऊपर, आज 10 के ऊपर, आज 20 के ऊपर, आज बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ 50 EMA को। और मैं वीकली पे देख रहा था चंदन, वीकली पे एक फर्म बेस लग रहा है शायद 50 EMA के आसपास। क्या थोड़ा सा एसआईपी मोड में आईसीआईसीआई बैंक को अप्रोच करना चाहिए क्या? वो जो डिफरेंशियल है बिटवीन निफ्टी बैंक प्राइस परफॉर्मेंस और आईसीआईसीआई बैंक, वो खेलने का वक्त आया है क्या? आप बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप काफी एक सारगर्भित चिंतन की बात कर रहे हो यहाँ पे, और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे नजर पे रहना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक के पास आई है, और आईसीआईसीआई बैंक पीएसयू और प्राइवेट दोनों का प्रॉक्सी है, बट कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि हेवीवेट्स काउंटर है और कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस्ड बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। और मेरा ऐसा भी मानना है कि एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रिकवर होता है तो इस काउंटर में भी शॉर्ट कवरिंग के टूल पकड़ेंगे। तो यदि किसी को बैंकिंग के मोमेंटम को प्ले करने और ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट के साथ में मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखनी है, तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक एक बेहतर नाम रहेगा। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो 1315 1320 के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1450 तक के टारगेट के लिए। स्विंग को कोई प्ले करना चाहता है तो 1355 इमीडिएट सपोर्ट है, 25-30 रुपए की स्विंग को भी प्ले किया जा सकता है।
ओके, चलिए, ये इस समय आईसीआईसीआई बैंक और इसी ने जो हल्की सी मार्केट में डिप आई थी उसमें बाइंग जो आई वो उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। ब्रेक ले रहे हैं हम छोटा सा, उसके बाद हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़ेंगे। चलिए, अब वेलकम बैक। हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्यों स्प्रिंग लगा मार्केट को आज आपके हिसाब से? क्या ये नई सीरीज़ की शुरुआत का एक लाइट सीरीज़ का एक इम्पैक्ट है? क्या ये रेट कट से पहले की रैली है या सिर्फ एक ग्लोबल क्यूज़ का तड़का? आपके हिसाब से क्या हुआ एकदम से आज ये इतनी बड़ी रैली हुई मार्केट में? गुड क्वेश्चन अनुज जी। मैं जानता तो नहीं हूँ आंसर, लेकिन थोड़ा सा आई थिंक मार्केट काफ़ी नीचे रहा है काफ़ी टाइम से, और जो रिजल्ट्स आए हुए हैं या फिर आपने अगर इकोनॉमिक डेटा भी अगर देखा हुआ है तो उस तरह से पॉजिटिव ही लग रहा है। और आरबीआई के जो रिसेंट कमेंट्स थे जहाँ पे उन्होंने कहा कि एटलीस्ट कमिटी के लिए जो जब मीटिंग आएगी, जब पहले वीक ऑफ दिसंबर में जो मीटिंग आएगी, डेटा यही कह रहा है कि रेट कट के लिए कंडीशंस अच्छे हैं। तो आई थिंक इनका कॉम्बिनेशन ही होगा, और कुछ रिसेंटली जो यूएस मार्केट्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है उसकी भी कोई ये मतलब डाउनस्ट्रीम इफेक्ट होगा। लेकिन मुझे लगता है आप अगर नवंबर और दिसंबर में अगर जनरली देखें इंडिया में मार्केट्स जनरली ऊपर ही जाती हैं, सेंटिमेंट यूजली पॉजिटिव ही रहता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब अगर आप 1-2 साल को हटा दें, मोस्ट नवंबर्स और दिसंबर्स उनकी एवरेज जो रिटर्न्स हैं वो काफी पॉजिटिव ही है। इस साल अभी इस महीने अभी तक तो सिर्फ लेस देन 1% था। आज के मूवमेंट की वजह से शायद 1% से ज्यादा होगा इस महीने। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बस मीन रिवर्जन की तरह से ये मूव मुझे नजर आ रहा है। कोई स्पेसिफिक ट्रिगर तो नहीं नजर आ रहा आज के दिन में। ओके दीपक जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन अगर इस तरीके की रैली अगर आप मान के चले कि कंटिन्यू होती है मार्केट में और फेड की तरफ से, आरबीआई की तरफ से एक और रेट कट आता है, तो कहीं ना कहीं बाजार को पुश करेगा। और ऐसे मूड मॉल में कौन से सेक्टर्स हैं, एक आध सेक्टर जो लगता है आपको लीड करेंगे और वहाँ पर पैसे बन सकते हैं? शॉर्ट टर्म में तो शेयर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अब आप देखिए रेट कट हम कहते हैं पॉजिटिव है। अगर आप डेटा देखें जिस टाइम पे रेट कट होता है उसी इक्विटी मार्केट्स गिरती हैं। तो ये भी नहीं है कि कहा जा सकता है कि उस दिन जिस दिन रेट कट होता है मार्केट्स ऊपर जाएंगे, क्योंकि पास में बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे इनफैक्ट ज्यादातर यही इंस्टेंसेस हैं कि जब रेट कट हुआ है तो मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स गिरी हैं। तो लेकिन अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग टर्म में जाएं, मतलब 1-2 साल आगे और बढ़े, तो आई थिंक इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो काफी ज्यादा है। कैपेक्स अगर आप करने जाओगे इंडिया में तो आपकी बोरोइंग रेट इतनी हाई है कि आपका इन्फ्लेशन है 0.25-1-2%, और आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स आपको बोरो करने में मिल रही है वो 8-9% के करीब हैं। तो कैपेक्स का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना अगर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स कम करने की जरूरत है, और उसका इम्पैक्ट आपको 1-2 साल में नजर आएगा। तो कैपेक्स स्पेसिफिक सेक्टर्स में नजर आएगा, थोड़े सा बैंकिंग में भी नजर आएगा, थोड़े ट्रेजरी गेन्स होंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन आई थिंक लॉन्गर टर्म में बिजनेस ग्रोथ भी इंक्रीज होगा। और दूसरा, आपकी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप अभी तक काफी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, लेकिन वो जो ट्रेंड है वो ज्यादा बढ़ता हुआ मुझे नजर आएगा। एटलीस्ट रेट कट की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, स्पेसिफिकली ऑन कैपेक्स रिलेटेड एक्सपेंशंस ये। लेकिन इससे ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा कि कंजम्पशन में कोई इम्पैक्ट आएगा। हमने पिछले अगर पहले देखा भी हुआ है को जीएसटी कट की वजह से कंजम्पशन का इम्पैक्ट ज्यादा है, ना कि इंटरेस्ट रेट कम होने से। और इंटरेस्ट रेट कम होने से मतलब एनबीएफसीज जो है जो काफी गिरी हुए हैं उनमें थोड़ा सा शायद रिकवरी आ सकता है। लेकिन आई थिंक आपको 1-2 साल का नजरिया और रखना चाहिए, ना कि सिर्फ दिसंबर या जनवरी का रेट कट की वजह से।
दीपक जी, आपने ठीक है पॉइंट आउट, आपने बात सही कही। आई मीन कैपेक्स कॉस्ट बहुत है, आई मीन बट स्टिल इफ यू सी, आई मीन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल में कैपेक्स सब्सटेंशियली हाई है। प्राइवेट कैपेक्स अब तक डोमिनेट कर रहा था गवर्नमेंट कैपेक्स। ऐसे में आप कैपिटल गुड्स पे क्या व्यू रखते हैं, जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी थी इस बार, एग्जीक्यूशन और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक और उनके मार्जिन स्ट्रॉन्ग थे, इस पर व्यू क्या है आपका? आई थिंक कैपिटल गुड्स कंपनीज में मतलब बढ़ोतरी आएगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज जो शायद पहले सिर्फ जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनीज थी या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनीज थी, ऐसे कंपनीज को मतलब डेटा सेंटर्स के एक्सपेंशंस की वजह से काफ़ी ऑर्डर्स आए हुए हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो कैपेक्स वाली कंपनीज जैसे बॉयलर्स हैं, उनमें जो आई थिंक जो इंक्रीज आया हुआ है वो थोड़ा सा उनका आउटलुक अच्छा है। L&T और कुछ और कंपनीज, SBI ने भी शायद यही कहा है उनके कॉन्फ्रेंस कॉल्स में कि प्राइवेट कैपेक्स बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन आई थिंक और ऑर्डर्स आगे होके आएंगे और लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़ा सा, मतलब इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी तक आप अगर देखें तो बॉन्ड मार्केट तो यही कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे और ज्यादा कम नहीं होंगी, क्योंकि जो 10 ईयर रेट है वो आपके ओवरनाइट रेट से करीबन 1% ज्यादा है। पहले वो दोनों साथ साथ में चल रहे थे, क्योंकि लोग कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स और कम होंगे। तो आई थिंक बॉन्ड मार्केट भी ये कह रहा है कि एक ही बार इंटरेस्ट रेट कट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर क्लियर डायरेक्शन मिल जाए कि और रेट कट आने की गुंजाइश है, तो इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल इकोनॉमी में भी कम हो जाएंगी और इसकी वजह से आई थिंक ये कैपिटल गुड्स की जो कंपनीज हैं उनमें बहुत स्कोप है, क्योंकि कैपेक्स आना काफ़ी ज़रूरी है हमारे कंट्री में। लेकिन वो उस जगह नहीं आएगा जहाँ हम पहले देखते थे, सिर्फ बॉयलर्स या फिर सर्टन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में। मुझे लगता है ये कि इलेक्ट्रिकल कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इनमें ज़्यादा आएगा एटलीस्ट इंटरेस्ट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके दीपक जी, ये EMS स्टॉक्स में क्या करेक्शन पूरी हुई आज? जिस तरीके का बाउंस बैक है PG में, केन्स में, क्या व्यू रहेगा यहाँ पर आपका? तो EMS आई थिंक लॉन्ग टर्म स्टोरी है अनुज जी। मेरे ऐसे हिसाब से ये अभी तो शुरुआत ही है। हम लोग कुछ नहीं बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो इंक्लूडिंग हमारी जो LEDs हैं वो चाइना से मैन्युफैक्चर होकर आती हैं। हम ज़्यादा कुछ यहाँ पे बनाते नहीं हैं। इसमें जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, पहले PCB असेंबली में स्टार्ट किया था, फिर PCB मैन्युफैक्चरिंग में, फिर थोड़ा सा अभी फैब की तरफ जा रहे हैं। वो भी हम जो बनाएंगे वो बहुत छोटी, मतलब हाई एंड चिप्स नहीं बनाएंगे हम लोग। नॉर्मल वाली, मतलब कुछ जनरेशन्स पहले वाली चिप्स बनाएंगे। लेकिन ये जब जैसे जैसे हम इसकी जो स्किल सेट्स एक्वायर करते जाएंगे, तो आगे बढ़ के हम और भी रिसर्च और बेटर चिप्स और मोर स्पेसिफिक टू इंडिया वाली यूजेज जो चिप्स हैं, आई थिंक वो बनाना स्टार्ट करेंगे। उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ से। ये कंपनीज अगर इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है अभी तक मार्केट में, आई थिंक ये तो अभी शुरुआत है और ऐसी कंपनीज बहुत आएंगी। और ऐसी कंपनीज से ज़्यादा हम और चिप मैन्युफैक्चरर्स को देखेंगे, इनमें कंपटीशन भी आएगी। और मुझे लगता है कि ये स्पेस एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डेकेड, 10 इयर्स तक अच्छी स्पेस रहेगी। बट कौन सा प्लेयर विन करेगा ये मैं अभी कह नहीं सकता। अच्छा दीपक जी, ये डेटा सेंटर वाली कंपनी में, अब आप डेटा सेंटर की तरफ जब जाएं, जब आपके जहन में आता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ होते हैं प्योर प्ले ऑपरेटर्स, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट सप्लायर्स होते हैं, फिर कूलिंग एजेंट्स भी होते हैं, फॉर इंस्टेंस BP एंड कैस्ट्रॉल। आप डेटा सेंटर थीम में क्या पिक कर रहे हैं? मतलब आपका झुकाव किस तरफ है? तो एक चीज जरूर है वीरू जी की ये एक, वो कहते हैं कि जब सोने के लिए जब गोल्ड रश होता है, तो जो आदमी पिक एक्सेस या जो टूल्स बेचते हैं वही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। आई थिंक वो अभी शॉर्ट टर्म में यही होगा कि जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड, मतलब
को प्रोविजन करते हैं, जैसे आपने केबल्स बनाया, कूलिंग इक्विपमेंट बनाया, आपने जो वायरिंग वाली प्रोजेक्ट्स की, उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा अभी के लिए। लेकिन जो डेटा सेंटर्स एक्चुअली चलाते हैं उनमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका कैपेक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो पहले अपना कैपेक्स कॉस्ट उठाएंगे, लेकिन जो चीज़ वो खरीदते हैं, वो जो चिप्स खरीदते हैं, कंप्यूटर्स खरीदते हैं, जिसको वो रेंट आउट करते हैं, वो जो एक्चुअल चिप्स हैं वो 1-2 साल में उनकी डिप्रिसिएशन खत्म हो जाती है। तो आपको उसकी पूरी रिकवरी 24 मंथ्स के अंदर करनी होती है। लेकिन अकाउंटिंग में ये लोग यूजुअली 3-4 साल और रखते हैं अपने बुक्स पे कि 3-4 साल का यूजफुल लाइफ है, बट एक्चुअली होता है सिर्फ 2 साल का। सो मुझे लगता है कि अभी जो इंटरेस्ट है वो 2 साल बाद जब इनकी अकाउंटिंग इनको दिखाएगी कि ये डिप्रिसिएशन एक्चुअली कम है एक्चुअल्स के कंपैरिजन में, तो इन लोगों को एक बड़ा सा हिट लेना पड़ेगा डाउनस्ट्रीम। और ये मुझे लग रहा है यूएस में पहले होगा और इंडिया में बाद में आएगा। लेकिन मैं उन कंपनीज को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, लेकिन जो टूल्स प्रोवाइड करती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट 1-2-3 ईयर्स के लिए, आई थिंक वो फिर भी अच्छा करेंगी। और इनमें काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें ज़्यादा डेट नहीं है और जो अपने आप खुद सस्टेन करके अपने मार्जिन्स को इंक्रीज कर रही हैं प्रोडक्टिविटी की वजह से, तो उन कंपनीज में आई थिंक ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके दीपक जी, ये आपके फंड में MCX है क्या? ये जो तेज़ी हो रही है इसमें और बाकी जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड प्लेयर्स हैं उन पर आपका क्या व्यू है? हाँ, अभी आई थिंक कैपिटल मार्केट्स एक और थीम है। हम तो बिल्कुल बायस्ड हैं अनुज जी, हम खुद कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं, तो हमें अपनी इंडस्ट्री में तो बिल्कुल पॉजिटिव होना ही चाहिए। पर जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, जैसे एक्सचेंजेस हो गए, RTAs हो गए, या फिर आपके AMCs हो गए, ये वाली जो कंपनीज जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, आई थिंक उनमें भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि इंडिया रैपिडली फाइनेंशियलाइज कर रही है। मतलब जिस तरह से आप अपने सेविंग्स को पहले घर में या सोने में लगाया करते थे, अभी मेजॉरिटी सेविंग्स जा रही हैं FDs, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में, और ये बढ़ते जा रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैज ऑलरेडी रीच्ड आई थिंक 78 लाख करोड़, जो सिर्फ 6 साल पहले शायद 25 लाख करोड़ से कम थी। वो काफी, मतलब एक तरह से मार्केट भी ऊपर गया है और ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की जो स्पेस है वो इंक्रीज होती जा रही है, और डिजिटलाइजेशन भी हो रही है कि आप फोन से ही अपना सारा इन्वेस्टमेंट आप देख भी सकते हो कि क्या कर रहा है, और आप आगे इन्वेस्ट भी और कर सकते हो। तो इस वजह से आई थिंक इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी शायद और इंक्रीज होगी। इनमें से कुछ कंपनीज हमारे पोर्टफोलियोज में हैं। आपने हमारे अक्टूबर फैक्टशीट में हमने बताया था कि वो है, और वो नेचुरली आई थिंक ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इनका प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी है। दो एक चीज जरूर है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंपनीज भी काफी एक्सपेंसिव हैं, और एक रेगुलेटरी ओवरहैंग जो है कि कहीं पे किसी रेगुलेटर ने बोल दिया कि अगर आपको ये करना, आप ये कर रहे थे, आप ये आगे जाके नहीं कर सकते, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो आई थिंक वो रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन लेके ही चले। लेकिन ये भी एक 10 ईयर वाली स्टोरी आगे है, और यहाँ मैं बायस्ड हूँ, हम उसी सेक्टर में, तो हमें उस सेक्टर पे नेचुरली हम बुलिश होंगे। चलिए दीपक जी, बहुत चली बातचीत आपसे आज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आते हैं रणनीति पर। अब मार्केट आज 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच में कम से कम सिंक नहीं हुआ। एक रीत जिससे हम परेशान थे पिछले 3 दिन से, आज वो बदल गई, और तस्वीर ये कह रही है कि अनुज 26,208 पर, और आप शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को, और कल के लिए व्यू अनुज? देखिए, पिछली बार जब हम 26,200-250 पर आए थे, आपको याद होगा पिछले थर्सडे को मैंने एक व्यू लिया था कि यहाँ पर अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करिए और ये फंसने का जोन है। इस बार मैं व्यू ये ले रहा हूँ कि ना सिर्फ आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करिए, बल्कि आप यहाँ पर और ऐड करिए। वो थोड़ा आपको पेचीदा लगेगा मामला, लेकिन अगर आपने लोअर लेवल पर लिया हुआ है और स्पेशली इस करेक्शन में लिया हुआ है, तो ये आपको एक अफर्मेशन मिल रहा है।
पॉसिबिलिटी है कि कल खुलते ही हम ऑल टाइम हाई लगा दें, क्योंकि हम बंद हो रहे हैं 26,208 पर। ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक हैं, आज एफआईएस की तरफ से भी ठीक ठाक कवरिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कल सुबह कोई रीज़न नहीं है कि आपको एक 70-80 पॉइंट का गैप अप ना मिले, और ऑल टाइम हाई इसी तरीके से निकाले जाते हैं। स्पेशली जो ऑल टाइम हाई काफ़ी समय से चले आ रहे हैं वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है नॉर्मली वो टेक आउट करने में, और वो इसी तरीके से आप ऑल टाइम हाई क्रॉस करेंगे। और बैंक निफ्टी तो खैर है ही काफ़ी स्ट्रांग। मुझे लग रहा है कि आरबीआई की मीटिंग से पहले निफ्टी में मोमेंटम रहना चाहिए, बैंक निफ्टी में मोमेंटम रहना चाहिए। बैंक निफ्टी भी दिखा दीजिए एक बार। तो ये मेरा व्यू होगा आज की मार्केट को लेकर के। ओके, कुछ दिक्कत है शायद बैंक निफ्टी को लेकर, खैर कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स ले लेते हैं और उसके बाद स्टोरी को वापस रिविजिट करेंगे। एक्चुअली अगर है लक्ष्मण जी तो पहले स्टोरी एड्रेस कर लेते हैं, फिर ले लेंगे BTST को। ओके चलिए, गावा सर बताइए आपका BTST कॉल। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम रहेगा लुपिन। लुपिन में तेजी है, 2073 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 2062 पर, करीब 11 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 2100 पॉसिबल है लुपिन। ओके लुपिन, मानस आपका ट्रेड। तो देखिए सीमेंस के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे, 3310 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट है और टारगेट सेट करेंगे 3425 के। ओके चलिए, तो ये होगी मानस जी की पिक। चंदन जी आप क्या कैरी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं एक नॉन एफएनओ काउंटर ले रहा हूँ सिरमा में काफी अच्छा सेटअप है और कल के दिन एग्जैक्टली 50 डेमा को टेस्ट करके यहाँ पे टर्न हुआ है। आज के दिन 6 दिनों का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेशन देखने को मिला है। अभी 855 856 के आसपास चल रहा है, खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 838 का, ऊपर में लगभग 888 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके सर, मैं SGS विकास आपका ट्रेड। ओके आशीष कैल से बात करते हैं। आशीष जी आपका ट्रेड। देखिए बजाज ऑटो डे हाई पे बंद हो रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस स्टॉक में आ सकता है ट्रायंगल पैटर्न के बाद में। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 9000 का और ऊपर में टारगेट 9400 के यहाँ पर देखे जा सकते हैं। राजेश जी बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुज जी देखिए, मेरी नजर इंडिगो के चार्ट के ऊपर है, 5920 के आसपास से चल रहा है। मुझे लगता है कल तक का इसका टारगेट कम से कम 6000 का होगा। सो 5925 चल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 5900 का और इंडिगो बाय करें। ओके इंडिगो बाय करें, ये आपके लिए ट्रेड। चलिए लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं वापस। और लक्ष्मण जी आपकी खबर पर मोहर लगती हुई। जी हाँ, मुहर भी हालांकि सूत्रों के हवाले से लग रही है, क्योंकि 4 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। खबर यह है जो हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए सरकार ने यानी कैबिनेट ने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। और ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है रेयर अर्थ के माइनिंग से लेकर के प्रोसेसिंग तक इस पूरे प्रक्रिया के लिए दी जाएगी। ये करीब 7300 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम है, 7 साल के लिए इंसेंटिव स्कीम है। और इस स्कीम के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि सालाना रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की उत्पादन क्षमता सालाना 6000 टन तक बना ली जाए, ताकि आने वाले दिनों में इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जाए। हालांकि बताना जरूरी है दर्शकों को कि 60% रेयर अर्थ मैग्नेट जो है ये माइनिंग चाइना करता है, 90% का पूरे वर्ल्ड का रिफाइनिंग चाइना करता है। तो इस स्कीम के जरिए चाइना पर निर्भरता कम करने की कोशिश, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के हवाले से 4 बजे औपचारिक ऐलान की संभावना। ओके चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो ये आपके लिए कुछ ही देर में औपचारिक हो जाएगी खबर। अब वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू, आज तो शानदार रही है मार्केट ब्रेथ। बिल्कुल अनुज, बेहद शानदार ब्रेथ। और इसमें बहुत बड़ा कारण अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग भी। आज सुबह सुबह जिस प्रकार से हम OMCs को देख रहे थे और जिस प्रकार से अगर आप देखें ऑयल गैस स्पेस में हम गेल को देख रहे थे, वाकई शॉर्ट कवरिंग 44, लॉन्ग 163, फुल फ्लैज अगर आप देखें तो झुकाव इसका ग्रीन की तरफ। शॉर्ट मात्र 6, लॉन्ग अनवाइंडिंग लाजमी है, नहीं होगी, पहला दिन था सीरीज का। आइए देखते हैं कि करके स्टैट्स स्टॉक्स पे। नुवामा वेल्थ, सिमेंस, MCX, सेल, वरुण बेवरेजेस, क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। और आज याद रखिए कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, ये भी एक बास्केट थी। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, PNB हाउसिंग फाइनेंस, रेलवेज में RVNL जिसमें शॉर्टिंग काफ़ी रोल ओवर हुई थी, कल्याण ज्वेलर्स और ABB ये शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट थे। बाकी अगर आप देखें तो जो शॉर्टिंग वाले आंकड़े हैं वो बिल्कुल कम है, थिन है, मात्र 6। FSN ई कॉमर्स, भारती एयरटेल,
दैट्स इम्पैक्ट ऑफ डील, और बाकी अदानी एंटरप्राइजेस, एशियन पेंट्स और आयशर मोटर्स जहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था। अच्छा, लेके आइए एक दो स्टॉक्स और कल के प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहे थे, शायद अभी तक पैनल में डिस्कशन हुआ नहीं। दिवीज लैब एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। डायरेक्टर साहब बताइएगा अगर कोई कॉल में शामिल था ये, बट ये 10 नवंबर से लेकर चली आ रही पूरी फॉलिंग चैनल को काटता हुआ आज बहुत ही शानदार पुल बैक का। आशीष, आप कैसे रीड करेंगे इस पुल बैक को, और क्या ये सीरियस किसी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तो ये मीडियम टर्म एवरेज से एक पुल बैक है, जस्ट पुल बैक, बट क्या ये एक सीरियस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए वीरू, डिवीज लैब हमारे खुद के होल्डिंग्स में भी है, तो एज अ डिस्क्लेमर, और यहाँ पर ये स्टॉक ऑलरेडी काफी दिनों से करेक्ट हो चुका है और मेरे ख्याल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के कगार पर बैठा है। तो डिवीज लैब में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। ऊपर में जो टारगेट है, जो प्रीवियस स्विंग हाई भी अगर हम मिनिमम देखें तो 6,900 है, उस लेवल तक तो मिनिमम जाना चाहिए, और इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 6,390 का है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे लेवल्स पे यहाँ से एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉक को। ओके, चलिए अब कुछ और बात करते हैं। शेयर बाजार का रुझान अब पूरे देश में छा रहा है। छोटे शहरों की भूमिका इसमें बढ़ती जा रही है। छोटे शहर से होने वाली एसआईपी 10,000 करोड़ के पार निकल गई है। क्या है डिटेल्स, ये समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताइए जरा। बिल्कुल सर, शहर ज़रूर छोटे लेकिन निवेश और इरादे काफ़ी बड़े हैं, और यही कारण ये कि अगर आप मंथली एसआईपी फ्लोज में बियॉन्ड 30 यानी छोटे शहरों की बात करें तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अब 10,000 करोड़ के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बहुत सारे फंड हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने माइक्रो एसआईपी 250 रुपये की एसआईपी है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग कर रखी है, इसका एक फ़ायदा देखने को मिल रहा है। लेकिन मंथली फ्लोज में टोटल अगर आप देखें तो जो छोटे शहर है इनका अब योगदान 40% के पार 41% आपको देखने को मिल रहा है। इक्विटी फ्लोज ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहेंगे, लेकिन अब अगर आप देखें तो पैसिव फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, हाइब्रिड है, अब इनकी भी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं कि 2021 से लेके अब तक किस प्रकार से ये एक बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब जो छोटे शहरों का योगदान था मंथली एसआईपी फ्लोज में 2021 में 2,832 करोड़ था, और आप देखिए कि कैसे कैसे बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब ये आंकड़ा 2025 में हम देख रहे हैं लास्ट मंथ का 10,000 करोड़ के पार निकलता हुआ नजर आ चुका है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो पूरा एएमसी पैक है या फिर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, इनके लिए ग्रोथ के अपार अवसर हैं। एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, इनफैक्ट सभी स्टॉक्स को आप रडार पर रख सकते हैं। शुक्रिया आशीष। और सच बताऊं तो ये आपको एक इक्विटी कल्ट जो देश में फैलती जा रही है, और वीरू मैं तो खैर काफ़ी ट्रैवल करता हूं, और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में तो पिछले 6 महीने में काफ़ी ट्रैवल हुई है मेरी। और सच बताऊं तो ख़ास तौर से टियर 2 और टियर 3 में तो बिल्कुल वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि इस तरीके का इक्विटी कल्ट है। और लोग अगर आपको देखते हैं तो वो पहचानते हैं, बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मार्केट में अब क्या करें क्या ना करें, और वो काफ़ी सीरियसली लेते हैं हमारी बातों को, तो उससे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। लेकिन जो डेटा पॉइंट्स आशीष ने रखे हैं ना, ये क्लियरली आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की इस समय देश में इक्विटी कल्ट है। जी हाँ, पैसा हर गली हर नुक्कड़ से आता हुआ, जैसे कि आशीष ने कहा था ना, 250 की जो एसआईपीज़ हैं उससे हर आदमी प्रेरित होता है कुछ ना कुछ निवेश करें। बट आज का दिन जनाब दिल खुश है, लेकिन एक ही चीज़ अनुज, आज मैं कैंटीन में बैठा हुआ था ऊपर और खाना खा रहा था, मैच चल रहा था सामने, कुछ उसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन आज दिल दुख हो गया। कहते हैं ये क्रिकेट की आत्मा है, टेस्ट क्रिकेट है ना। बिल्कुल बिल्कुल। T20 और वनडे तो जो भी है, बिल्कुल हमको तो याद है ईडन गार्डन के जो मैचेस हुआ करते थे, है ना, जब लक्ष्मण और द्रविड़ की वो इनिंग्स थी, टेस्ट मैच का क्रिकेट की सोल है। आज बड़ा दुख हुआ है ना। फिर मैं सच बताऊं तो टेस्ट मैच क्रिकेट इज़ अल्टीमेट क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। और मैं बहुत कम, देखिए जब हम वर्ल्ड कप हारे थे तब भी दुख हुआ था, बीच बीच में हम कई मैच हारते हैं, दुख होता है, लेकिन सच बोलूँ ना तो कभी भी टीम को लेकर गुस्सा नहीं आया। मतलब हमेशा ही लगता है कि चलो ठीक है, वेल ट्राइड, आप अच्छा खेले, आप हार गए। एक होता है आप अच्छा खेल कर हारे, एक होता है जो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से तो हम
टीम्स को हराते थे। जब 90s में अनिल कुंबले हुआ करते थे, 90s में, अर्ली 2000s में हम इस तरीके से तो बाकी टीमों को हराते थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। यहाँ पर हम उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच बोलूँ तो ठीक है, कुछ अच्छे स्पिनर रहे हैं बीच बीच में, लेकिन इससे पहले का आप पिछले 5-6 साल का ट्रेंड रिकॉर्ड देख लीजिए। एक बीच में मोइन अली आकर विकेट ले गया था हमारे अगेंस्ट, जो रूट तक हमारे अगेंस्ट विकेट ले लेता था। मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ क्लब लेवल के स्पिनर्स तक आकर, अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के वो जो स्पिनर्स हैं क्लब लेवल के हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से हमने वो फेज देखे जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग करते थे, शेन वॉन की बॉलिंग पर आकर सीधा 3 कदम आगे बढ़कर उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करते थे। उसके बाद तेंदुलकर, लक्ष्मण, उससे पहले ऑब्वियसली सहवाग। स्पिन से तो कोई डरता ही नहीं था हमारे अगेंस्ट, तो लोग स्पिनिंग से स्पिनिंग ट्रैक पर स्पिनर खिलाने से डरते थे। वो स्पिनिंग से स्पिनिंग ट्रैक पर फास्ट बॉलर खिलाते थे हमारे अगेंस्ट, इंडियन कंडीशन में भी। यहाँ पर ये हुआ क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे स्पिनर विकेट नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, कल मैं आपको बताऊँ ना, कल जो साउथ अफ्रीका बैटिंग करे जा रहा है, उनको लग भी नहीं रहा कि यार हमारे पास टाइम कम बचेगा। उनको कॉन्फिडेंस था कि हमारी टीम नहीं बचा पाएगी ये मैच, वो 2 सेशन में ढेर होने वाले हैं। तो इसके लिए उन्होंने भी कल, चाहते तो आराम से 400 450 पर डिक्लेयर कर सकते थे, चाहते तो फॉलो ऑन देके इनिंग से जीत सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। वो एक तरीके से एक स्टेटमेंट देना चाहते थे वो, खासतौर से वो बमूमा आई थिंक। देखिए, मुझे लग रहा है कि ज़रूरत है इस समय इस टीम को। पहली बात तो अब मुझे नहीं पता कि गौतम गंभीर कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उनकी लीडरशिप में सेकंड वाइट वॉश है, पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और अब ये यहाँ पर है ना, 2 वाइट वॉश हो गए हमारे घर की सीरीज़ में, जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी शर्मनाक बात है। ठीक है, दूसरा मुझे लग रहा है कि अब जैसे हमारे पास एक चेतेश्वर पुजारा हुआ करते थे, एक अजिंक्य रहाणे हुआ करते थे, जो टेस्ट क्रिकेट को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे, उनको हमने बहुत जल्दी पता नहीं क्यों टीम से बाहर कर दिया। और ये लोग आईपीएल खेलते नहीं थे, खासतौर से चेतेश्वर पुजारा। तो अब ऐसे क्रिकेटर, अब जैसे जडेजा ने पूरा अपना ध्यान लगाया। मैं तो कहता हूँ भले ही कई लोगों को ये एक स्टेप बैक लगे, मैं तो कहता हूँ जडेजा को कैप्टन बना दो। कम से कम एक सेंस ऑफ ओनरशिप तो है, कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। आज की डेट में 36 साल की उम्र में भी सबसे फिट प्लेयर हैं वो। और कहीं ना कहीं बोर्ड को ओनरशिप लेने की ज़रूरत है, वरना अगर इस तरीके से चलता रहा तो आप आईपीएल में जितना मर्जी पैसा बना लें, आप T20 के वर्ल्ड कप जीत लें, आप वनडे वर्ल्ड कप जीत लें, वो सब आप कर लें, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को आप फेल नहीं कर सकते। और ख़ासतौर से मैं बताऊँ ना, मुंबई वाले जो है ना, मुंबई में तो अगर आप कभी भी MCA क्लब जाएँ या कभी भी आप वानखेड़े जाएँ, कभी भी क्रिकेट क्लब या ब्रैबॉर्न स्टेडियम जाएँ, वहाँ पर जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट का पूरा इतिहास लिखा होता है। MCA में तो अगर आप जाएंगे तो मुंबई की रणजी टीम के भी जितने कैप्टन्स रहे, क्योंकि वो लॉन्गर फॉर्मेट जो होता है ना, उसको एक वैल्यू दी जाती है समहाउ। मैं बताऊँ 124 हम चेज़ नहीं कर पाए पिछले मैच में। यहाँ पर हम 3 सेशन बैटिंग नहीं कर पाए, 3 सेशन और कुछ ओवर एक टेस्ट मैच बचाने के लिए। बहुत ही पेनफुल है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस समय सर्जरी की ज़रूरत है। जी हाँ, कुछ ऐसे बदलाव जो शायद ये तय कर सकें शायद ये इस प्रकार की आखिरी हार थी। दुखद दिन भारतीय क्रिकेट के लिए, स्पेशली अगर आप देखें तो टेस्ट क्रिकेट में इस प्रकार की डिफीट। अच्छा, अमित जी ने भी मैसेज भेजा कि 2000 आई वॉज इन ईडन गार्डन वॉचिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच, विटनेस्ड अ फेमस द्रविड़ लक्ष्मण रिकॉर्ड। ये चर्चा भी लोग सुन रहे थे, तो अमित जी ने सुन के कहा ये मैसेज, वो मैच याद है ना अनुज, 2001 गलत लिखा है उन्होंने, वो मेरे ख्याल से 1998 का मैच था ना, 2001 फॉलोअन के बाद इंडिया जीता था। 2001 का मैच था। 2001 का मैच था। और सच बताऊं तो वो टीम इंडिया का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस समय हम सौरव गांगुली कैप्टन बने थे। हमारी जो वो फिल्म आई थी काय पोचे, उसमें उस पर डिटेल में डिस्कशन भी हुआ था, कैसे पूरा का पूरा देश सेंटिमेंट उसका पूरा का पूरा टर्न अराउंड हुआ था। और देखा था कोलकाता में कितने लोग बैठा करते थे टेस्ट मैच क्रिकेट देखने के लिए, किस तरीके से लोग आया करते थे। ये एक और चीज़ है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 4-5 आइकॉनिक वेन्यूज जहाँ टेस्ट मैचेस होते हैं। ठीक है, आपको छोटे शहरों को बढ़ावा देना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ 4-5 आइकॉनिक वेन्यूज हैं जहाँ पर टेस्ट मैच होने चाहिए। टेस्ट मैच को मुझे लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। और सच बताऊँ तो आज जो ऑथेंटिक क्रिकेट फैंस है ना, उनका दिल बहुत दुखी है। और समहाउ आज पहली बार ऐसा हुआ है, बिनु मैं मजाक नहीं करूँगा, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने मैच नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट। आज मैंने एक बॉल भी नहीं देखी, क्योंकि अब मुझे पता था कि आज ये होने वाला है, मतलब कि इस तरीके से हम हारने वाले हैं, तो वो उस तरीके से देखने का मन ही नहीं था आज। वरना नॉर्मली चाहे कुछ भी हो जाए, टेस्ट मैच क्रिकेट जब भी होता है मैं हमेशा देखता हूँ मैं। आज तो मेरा सच बताऊँ तो दिल बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर। ये शब्द सही होगा।
साहस नहीं जुटा पाया, मैं भी नहीं जुटा पाया। और हाँ, अमित जी ने मैसेज भेजा, वो मैच याद है जनाब, टेस्ट मैच क्रिकेट का वो मैच कभी नहीं भूल सकते आप। खैर भैया, हेडिंग टुवर्ड्स क्लोज, आइए देखते हैं क्या होता है वीरू। क्या होता है कि देखिए आप कम से कम ट्राई तो करें, कम से कम एक एफर्ट तो मारे, कम से कम लगे तो सही कि फाइट कर रहे हैं कम से कम। और ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत उम्दा टीमों से हार रहे हैं, मतलब ऑल रिस्पेक्ट टू न्यूजीलैंड जिससे हम 3-0 से हारे थे, एंड साउथ अफ्रीका, ये ऐसी टीमें नहीं हैं जो हमें आकर वाइट वॉश कर जाएं हमारे ही घर में और हम ठीक है। चलिए खैर, जैसा वीरू कह रहे हैं, थोड़ा मार्केट पर आते हैं। और निफ्टी की शानदार क्लोज हो रही है 26,200 के ऊपर, बैंक निफ्टी 59,500 के ऊपर। सभी इंटरेस्टिंग जो लेवल्स हमने मेंशन करे थे सभी के ऊपर इस समय अब मार्केट क्लोज करता हुआ। और क्लियरली एक सेंस बन रही है, अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें, डाउ फ्यूचर देखें, एक सेंस बन रही है कि इस मार्केट में शायद कल एक ऑल टाइम हाई लगे। सितंबर 2024 के बाद एक ऑल टाइम हाई लगने की यहाँ पर तैयारी हो रही है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, बिग स्क्रीन पर, और देखते हैं आज की क्लोज को। 325 पॉइंट की रैली निफ्टी में 26,200 के ऊपर बंद हुए। 1.5% निफ्टी आईटी में शानदार रैली 550 पॉइंट, और 1.25% बैंक निफ्टी में करीब 700 पॉइंट की रैली। शानदार मोमेंटम। मिड कैप करीब 1.25% ऊपर, और स्मॉल कैप करीब 1.3% ऊपर। और एडवांस डिक्लाइन देखिए आज का, आप पूरे दिन ये डटा रहा 3:1 का, एंड होते हुए भी एग्जैक्ट 3:1 का आज का रेशो था। एग्जैक्ट 3:1 है एक्चुअली ये रेशो, अगर आप इसको देखेंगे तो। अब आते हैं हम जरा आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। सबसे ऊपर निफ्टी मेटल्स, उसके बाद निफ्टी कैपिटल मार्केट 2% ऊपर, उसके अलावा एनर्जी इंडेक्स, ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.25%, कैपिटल गुड्स इंडेक्स यहाँ पर भी अच्छी रैली हुई। निफ्टी आईटी यहाँ पर भी करीब 1.5% की रैली। आज लूजर्स नहीं है, आज मार्केट में चौतरफा तेज़ी थी। और निफ्टी के गेनर्स पर आएंगे अब हम, और इस स्प्लिट को रखिएगा थोड़ी देर, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ छुपी है। टॉप 5 गेनर्स देखिए, वो या तो मेटल नाम है या एनबीएफसी नाम है। जेएसडब्ल्यू स्टील आज निफ्टी का टॉप गेनर था, करीब 4% ऊपर। बजाज फिनसर्व 0.3% ऊपर। एचडीएफसी लाइफ करीब 2.5% ऊपर। बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर, और जियो फाइनेंस करीब 2.5% ऊपर। और ये सुबह जो हमने चर्चा की थी कि मेटल्स, एनबीएफसीज और पीएसयू बैंक, उन पर नज़र रखिएगा। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी आज शानदार तेज़ी रही, करीब 2.25% ऊपर रहा। आई थिंक इंडेक्स लूजर्स में बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, 1-2 ही नाम थे। अदानी एंटरप्राइजेस था, भारती एयरटेल जहाँ ब्लॉक डील हुई उसकी वजह से थोड़ा स्टॉक गिरा। आयशर मोटर्स में हल्की सी करेक्शन थी आज। एसबीआई लाइफ थोड़ा सा करेक्ट हुआ, और एशियन पेंट्स जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में अच्छी रैली हुई थी, यहाँ पर आपने थोड़ी सी एक आज करेक्शन देखी। लेकिन अदरवाइज एक बहुत ही शानदार दिन, मार्केट तेज़ हाई पर जाकर बंद हुआ 26,200 के ऊपर। एक बार एडजस्टेड क्लोज दिखा दीजिए ज़रा, जो एक लाइकली एडजस्टेड क्लोज है वो कहाँ पर आएगा वो और देख लेते हैं, उसके बाद शो को समेटेंगे। 26,205 के आसपास ही, क्योंकि आखिरी का आधा घंटा हमने ज़्यादातर टाइम 26,200 के ऊपर स्पेंड किया। तो वीरो 26,200 के ऊपर हम बंद हुए हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं एक बार अपने आप को कंफर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में ना पता नहीं होता कई बार। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये निफ्टी की ऑल टाइम क्लोजिंग हाई से सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट नीचे था। ऑल टाइम क्लोजिंग हाई था 26,216 था 26 सितंबर 2024 को, जिस दिन हमने ऑल टाइम हाई लगाया भी था 26,277 का। उस दिन का क्लोज था 26,216, और उस दिन के बाद से हमने 26,200 के ऊपर की क्लोज नहीं देखी है। तो क्लोजिंग बेसिस पर तो ये क्लियरली सितंबर 2024 के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज है। जी हाँ, हाईएस्ट क्लोज है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल जब मुलाकात हो, बात हो और स्क्रीन पे हम सब साथ हों, तो गिफ्ट निफ्टी कुछ ऐसा करे कि ऑल टाइम हाई पे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अनुज और मैं, आपसे आशीष, सभी लोग मुनाफे की तैयारी और मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल में। तब तक के लिए नमस्कार।